सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में और आपके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। स्टडीज़ जो है वो 4th सेमेस्टर में चल रहा है और साइंस जो है वो 2nd सेमेस्टर में चल रहा है। जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है, BTUP 2nd और 4th सेमेस्टर के लिए यह वीडियो है। आपका वन शॉट वीडियो बना रहा हूँ, इससे बाहर आप सभी के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इसे 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर वाले दोनों बच्चे देख सकते हैं। अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि यहीं पे नोट्स की PDF मिल जाएगी। अगर आप 4th सेम मैकेनिकल वाले हो, ठीक है, तो आप कंप्लीट नोट्स मात्र 49 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आपको कूपन कोड एग्ज़ाम अप्लाई करना होगा, ठीक है। अगर आप 2nd सेमेस्टर के छात्र हो तो आप 99 रुपीज़ में प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उसको करके 49 कर दिया गया है। तो वो एग्ज़ाम कूपन कोड ये है आप सभी का कूपन कोड, इसको अप्लाई करके आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो आप ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। अगर एनर्जी कंजर्वेशन का सेपरेट नोट चाहिए तब भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो मिलते हैं एक नई शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो और चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। और जैसा कि मैं कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए शुरुआत में ही यहाँ पे लिखा हूँ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डाइजास्टर मैनेजमेंट। मैं आप सभी को बता दूं, डाइजास्टर मैनेजमेंट ये आप सभी का जो सब्जेक्ट का नाम है, ये आपके 4th सेम के लिए है। किसके लिए है ये 4th सेम के लिए है। और जो इन्वायरमेंटल साइंस नाम है, ये 2nd सेम के लिए है। सिलेबस सेम है, टॉपिक सबका सेम है। तो आज के इस कंप्लीट मैराथन को मैं 4th सेमेस्टर वालों को बता दूंगा कि कहाँ पर उनको 4th सेमेस्टर वालों को स्किप करना है और कहाँ पर 2nd सेमेस्टर वालों को स्किप करना है। 2nd सेमेस्टर वालों को कहीं पर स्किप नहीं करना है, 4th सेमेस्टर वालों को स्किप करना है, ठीक है। तो इकोलॉजी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इकोलॉजी को समझते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पर्यावरण की अध्ययन करते हैं एवं जीवों का परस्पर अध्ययन करते हैं, हमारी इकोलॉजी कहलाती है। तो इकोलॉजी क्या है, जैसा कि अभी मैं समझाया आप लोगों को कि यहाँ पे हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं और पर्यावरण में रहने वाले जीवों का अध्ययन। अब जीव के अंदर क्या एक ही चीज़ आता है, जीव के अंदर हम सभी आते हैं, ठीक है। तो किसी भी पर्यावरण के अंदर हम जीवों का परस्पर अध्ययन कर रहे हैं कि उनका तालमेल कैसा है, उनका प्रजनन कैसा है, तो उसको ही हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी हमारा 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। पहला है ओइकोस, दूसरा है लोगोस, ठीक है। ओइकोस का अर्थ है रहने का स्थान और लोगोस का अर्थ है विज्ञान। यानी कोई किसी स्थान पर रह रहा है, उसके विज्ञान को ही यहाँ पर इकोलॉजी के टर्म में डिफाइन हुआ है। अर्थात जहाँ पर जीवों का आवास हो या जीव जहाँ पे बसते हों, उसके बारे में ही अध्ययन करना इकोलॉजी कहलाता है। तो मुझे लगता है कि इकोलॉजी के अंदर अगर इतना आप लिखते हो तो डेफिनेटली कोई नंबर नहीं काटने वाला है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया भी है कि ये आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें हाइलाइटर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ओइकोस और लोगोस को यहाँ पे हाईलाइट कर दोगे तो आपको एग्जामिनर का सीधा सा इम्पैक्ट जाएगा कि नहीं भैया, इसको प्रॉपर पता है कि किन किन शब्दों से ये मिलकर बना है, ठीक है। आइए, इकोलॉजी के अंदर, ठीक है, समुद्र, मरुस्थल, जंगल आदि सभी क्षेत्र आते हैं। यानी आपका समुद्र का मतलब पूरा जल स्तर, मरुस्थल यानी जहाँ पे पूरा पेड़ पौधा कुछ नहीं है, और जंगल यानी जहाँ पे आप जीव जंतु रह रहे हैं, आपका फल वगैरह सब कुछ हो रहा है, वो सभी इकोलॉजी के अंदर आता है। जिसमें हमारा मानव जाति, पेड़ पौधे, जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे मानव जाति क्या है, पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर है। जीव जंतु क्या है, पेड़ पौधों के ऊपर भी निर्भर है, और जीव जंतु खुद के जीव दूसरों का मांस खा करके उस पर भी निर्भर है। भोजन, आवास तथा अन्य कार्यों के लिए पर्यावरणीय यानी इकोलॉजी को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। पहला है ऑटो इकोलॉजी, दूसरा है सिंकोलॉजी, ठीक है। तो ऑटो इकोलॉजी को समझेंगे और सिंक इकोलॉजी को समझेंगे, ठीक है। तो हमारे ऑटो इकोलॉजी में क्या है, इसके अंतर्गत किसी वातावरण विशेष में एक ही प्रजाति, इस चीज़ को ऐसे हाइलाइटर यूज करोगे आप, एक ही प्रजाति के जीवों का क्या करते हैं हम
एक ही प्रजाति के जीवों का पोषण, वृद्धि, जनन, यानी कैसे वो रह रहा है, कैसे वो डेवलप कर रहा है, ठीक है, उनकी प्रजनन प्रक्रिया क्या है और एक लाइफ साइकिल क्या है, उसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यह एक जाति के लिए उपयुक्त होता है। मतलब किसी एक जाति का मतलब ये है कि मनुष्य जाति के बारे में बात कर ले, जीव जंतु में किसी एक पर्टिकुलर जाति के बारे में बात कर ले, तो ये हो गया ऑटो इकोलॉजी। अब बात करते हैं सिंक्योलॉजी के बारे में। इसके अंदर किसी एक विशेष वातावरण, ध्यान दीजिएगा, किसी एक विशेष वातावरण, ठीक है, यानी कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर वहाँ का कह सकते हैं कि माहौल में रहने वाले सभी समुदाय यानी जीव जंतुओं के आपसी रिलेशन, ठीक है, का अध्ययन किया जाता है। मतलब अगर दोनों का अंतर समझो, ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर एक ही वातावरण है, ठीक है, लेकिन यहाँ वातावरण कोई सा भी हो, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही प्रजाति है, ठीक है। तो ऑटो इकोलॉजी में क्या है कि वातावरण कोई अलग सा है, लेकिन एक ही जीव जंतु के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। सिंकोलॉजी में क्या है कि एक पर्टिकुलर वातावरण है और विभिन्न जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मुझे लगता है आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर है इतना। आइए आगे बढ़ते हैं, क्रिस्टल क्लियर के साथ आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम, जैसे कि अब हमारा इकोलॉजी ख़त्म हुआ तो दूसरा हमारा टॉपिक आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम भी दो तरीके से मिलकर बना है, एक इको है और एक सिस्टम है, ठीक है। तो चलिए आगे हम चीज़ों को समझते हैं, इनको किस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र एक अंतःक्रियात्मक एवं आत्मनिर्भर प्राकृतिक व्यवस्था है, यानी इंटरनली होने वाला और एक आत्मनिर्भर प्रक्रिया है। मतलब इसके अंतर क्या है मेरे प्यारे साथियों कि ये दो तरीके से डिवाइडेड है, एक बायोटिक और एक अबायोटिक, ठीक है। ये दो तरीके से, आगे उसको भी हम समझेंगे। इसमें पारस्परिक संबंध इतना है कि एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं। मतलब एक के बिना दूसरे का कोई महत्व नहीं होने का मतलब ये है कि जैसे आप हो, ठीक है, अब आपको खाना खाने के लिए पेड़ पौधों जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड है। तो अगर वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, तो फिर आप कैसे जीवित हो? तो आपका जो महत्व है वो बिना पेड़ पौधों के कैसे है, बिना पानी के कैसे है ना। समझ गए आप लोग मेरी भावनाओं को। आइए कंपोनेंट्स को समझते हैं, यानी दो तरीके के कंपोनेंट से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। पहला हमारा है अबायोटिक कंपोनेंट। इसके अंतर्गत हमारे दो टॉपिक आते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक में आपका कार्बन है, N2 है, वाटर है, और अकार्बनिक में यहाँ पे प्रोटीन आता है, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट में प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है, ठीक है। तो ये आपको कंपोनेंट समझ में आ गए इकोसिस्टम के, ठीक है। अगर इसको ब्रॉडली हम लोग क्लासीफाई करें, जैसे अबायोटिक कंपोनेंट है, जिसे हम अकार्बनिक पदार्थ, जिसमें पहला हमारा है अकार्बनिक, अगर तो इसके अंतर्गत हमारा N2 है, O2 है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, H2O, ठीक है, सल्फ़र है, ठीक है, हाइड्रोजन है, H2 है, H2O यानी पानी है। वातावरण में इनका क्या होता है, साइकिलिंग होता रहता है, जो जीवन के लिए आवश्यक है। अब आपका H2O जीवन के लिए कितना आवश्यक है, O2 जीवन के लिए कितना आवश्यक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सभी का आपका अबायोटिक कंपोनेंट का अकार्बनिक पदार्थ, ये वाटर साइकिल है, ऐसे कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बट समझ लीजिए। जैसे क्लाउड है यानी बादल से बारिश होगी, वो रिवर में, पॉन्ड यानी तालाब में इकट्ठा होगा, फिर वहाँ से पेड़ पौधों तक जाएगा जिससे उन्हें बेनिफिट होगा, और फिर बाकी जो बच रहा है इवेपोराइजेशन होगा, ठीक है, यानी वाष्पित होगा, और फिर वो क्लाउड बनेगा। तो ये आपका क्या है, वाटर साइकिल है। इसी तरीके से आप नोट्स जब लोगे तो ठीक है, आपको कंप्लीट साइकिल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो आप इन सारे साइकिल्स को ज़रूर पढ़ लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल साइंस के नोट्स को आप लोग ज्ञान विद सचिन ऐप से परचेज कर लीजिए, ठीक है। बाकी 4th सेमेस्टर वाले होंगे तो आपने 99 वाला बैच लिया होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए 2025 एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से एग्ज़ाम कूपन कोड मैंने लगाया है, ये लगा करके आप 49 रुपीज़ में नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। तो आप बिना नोट्स के बहुत कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप जाइए नोट्स को लीजिए। दूसरा है हमारा बायोटिक कंपोनेंट।
इसके अंतर्गत हमारा 2-3 टॉपिक और आता है, जैसे कि पहला आता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब उत्पादक, ठीक है। इसमें भी पहला है हमारा स्वपोषित, यानी स्वयं से वो पोषित हो रहा है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। जैसे ये हरे पादप एवं बैक्टीरिया जो सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं, इसलिए हरे पादप को हम क्या कहते हैं, स्वपोषित कहते हैं, ठीक है। तो जो हरे पादप और बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश में अकार्बनिक पदार्थों द्वारा क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनाएंगे और वो अपना भोजन स्वयं ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। परिपोषित क्या है, जैसे जीव जंतु है, मनुष्य, वो क्या है, ठीक है, वो पौधों द्वारा निर्मित कार्बन पदार्थों को अपना बनाते हैं, अतः इन्हें क्या कहते हैं, हम परिपोषित कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी कंज्यूमर वगैरह के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने का कुछ फ़ायदा है नहीं, वो आप नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हो। इकोसिस्टम क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि किसी समुदाय और उसके वातावरण के अध्ययन को हम इकोसिस्टम कहते हैं। इकोलॉजी में क्या है, जीवों के आपसी एवं भौतिक वातावरण के संबंधों को हम अध्ययन करने को हम इकोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे क्या है, कार्बनिक, ठीक है, और अकार्बनिक, जैविक अजैविक तत्वों की आपसी निर्भरता है, और जीव एवं पर्यावरण के आपसी संबंधों एवं प्रभावों का विश्लेषण होता है। इकोसिस्टम में जीव, पर्यावरण व ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसमें जीव व पर्यावरण होते हैं, ठीक है। आइए, तो हम जो चीज़ें देखना था वो देख लिया, अब हम चलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। ये आपके इन्वायरमेंटल साइंस वालों के लिए है, ठीक है, ये साइंस वालों के लिए है। तो अगर आप सभी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ वाले होंगे तो इस चीज़ को आप स्किप करें, ठीक है, इन्वायरमेंटल स्टडीज वाले इसको स्किप कर लें, ठीक है। तो फिलहाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि जब आप 6th सेमेस्टर में चले जाओगे, ठीक है, तो जो जिस चेयर पे आप लोग बैठते हो, क्या करते हो कि उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से लात मार के क्या करते हो, गिरा देते हो, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसका पार्ट डैमेज कर लेते हो, क्योंकि कैमरा लगा रहता है तो आप पूरी तरीके से तो नहीं कुछ कर पाते, बट थोड़ा बहुत परेशान करते हो, यानी थोड़ा बहुत तोड़फोड़ करते हो, ठीक है। तो उससे क्या होती है कि आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये है कि आप मौजूदा पीढ़ी की तो ज़रूरत को पूरा करो और यह भी सुनिश्चित करो कि आने वाली पीढ़ी की ज़रूरत भी उससे पूरी हो जाए। यानी आप कुर्सी पे बैठ रहे हो, आपकी ज़रूरत तो पूरी हुई, अब ऐसा ना हो कि जो आपके आने वाले जूनियर हैं उनकी कोई प्रॉब्लम हो या उन्हें बैठने के लिए सीट ना मिले, राइट। एक छोटा सा एग्जांपल था जो मुझे लग रहा है आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नई जनरेशन की ज़रूरतों को पूरा करने में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आर्थिक, यानी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, दूसरा नेचुरल, ठीक है, और फिर सामाजिक का मतलब आपका बिहेवियर, ठीक है, इन क्षेत्रों में सही पॉलिसी पर काम करना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए मतलब ये है कि आप अपने पैसे को भी बचा के रखें, प्राकृतिक तरीके से मतलब पेड़ पौधों को भी ना नुकसान पहुंचाएं, सामाजिक तरीके से, यानी अगर जो सामाजिक तौर पे आपका सड़क मेंटेन है या समाज के तौर पे मान लो घड़े का पानी लगा हुआ है लोगों के पीने के लिए, तो उसको आप तोड़फोड़ ना करें, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मोटा मोटी समझ में आ गया। अब इसके उद्देश्य के बारे में बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का सही दर से उपयोग करना। रिन्यूएबल यानी जो नवीनीकरण एनर्जी सोर्स है, ठीक है, जो एक समय के बाद कह सकते हैं कि उसका क्या नाम है आपका, अच्छा, इसे जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है ये तो आप मैक्सिमम इसे प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसको इस तरीके से यूज करो कि ऐसा ना हो कि मतलब उसके साथ आप गलत छेड़छाड़ कर रहे हो। जैसे आप पेड़ पौधों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप गर्मी उससे बढ़ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का हमें सही से उपयोग करना है। नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको हम बार बार उत्पन्न नहीं कर सकते, ऐसे सोर्स को हम कम से कम प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ये भी आप सभी का आता है बात। अगला है अधिक से अधिक वन क्षेत्र को हमें को बढ़ावा देना है, यानी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने हैं। जैसे आपका जो घर है वहाँ पर भी कम से कम, घर के अगर बढ़िया द्वार है आपका, तो 3 से 4 पेड़ होनी चाहिए। एक तो आपका नीम का भी पेड़ आप यूज कर सकते हो, ठीक है, और आप जैसे कि अमरूद का पेड़ यूज करिए, ठीक है। तो ऐसे मैंने अपने घर को प्रॉपरली सेट कर रखा है नीम और अमरूद और फिर आंवले से, ठीक है। तो बहुत अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल है।
अब जैसा आप लोगों को पता भी है कि इंडस्ट्रियलाइज बहुत ज़्यादा है, तो जैसे कार्बन, ठीक है, आपका CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, SO2 NO2 है, ठीक है, तो इनका कम से कम उत्सर्जन हो, इस तरीके से हमें यूज करना है। और गरीबी को कम करना है, एक मैंने पॉइंट ऐड किया है क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ये भी यूज होता है, ठीक है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के उपाय के बारे में बात करें तो हमें सही टेक्निक का उपयोग करना होगा, किसी चीज़ का रिसाइकलिंग करना होगा, यानी जब तक उसको हम प्रॉपरली न्यूट्रलाइज नहीं कर लें तब तक उसको छोड़ना नहीं है। और पर्यावरण के बारे में हमें कह सकते हैं लोगों को थोड़ा सा शिक्षित करना होगा, जिस तरीके से आप लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। तो ये आप तो एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर आप पढ़ते हो, बट अभी फ़िलहाल के लिए ये चीज़ जो है आपके एनवायरमेंटल साइंस वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एनवायरमेंटल साइंस वाले मुझे लग रहा है देख रहे होंगे, ऐसे सोर्स जो कभी समाप्त नहीं हो सकते, अर्थात उनका उत्पादन निरंतर किया जा सकता है, जैसे कि सन एनर्जी, यानी इसका तो कोई मतलब सोर्स का ख़त्म होना ही नहीं है। विंड एनर्जी भी, ठीक है। तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत जो है इन्हें कभी समाप्त नहीं किया जा सकता, इन्हें हम यूज कर सकते हैं जितना चाहें। इन एनर्जी सोर्स को नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स भी कहा जाता है। सन एनर्जी से हम सोलर कुकर चला सकते हैं, सोलर हीटर चला सकते हैं, फर्नेस चला सकते हैं, सोलर पावर प्लांट चला सकते हैं। जैसा कि सोलर पावर प्लांट आज के समय में लगभग यूज कर रहे हैं, जिसमें मुझे लग रहा है कि 1,10,000 की है और 30,000 इस पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल जा रही है, तो आपका 80,000 के समथिंग पड़ रहा है, जो कि आपका मोटर वगैरह भी चला दे रहा है। तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, इसके बारे में आपको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग आपको करनी पड़ेगी, हाइड्रो एनर्जी जल ऊर्जा के बारे में, विंड एनर्जी हवा के बारे में, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बारे में बात करें तो ऐसे सोर्स जो नियत समय के बाद कभी भी समाप्त हो सकते हैं, यानी इनका उत्पादन पुनः हम नहीं कर सकते, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो ये सब आप सभी के क्या हो गए मेरे प्यारे साथियों, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। आइए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग को हम समझ लेते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग बहुत आसान शब्दों में आप समझ पाओगे, लेकिन जैसे देखिए मैंने यहाँ पे हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है, हिम ग्लेशियर को हाईलाइट कर रखा है, इसी तरीके से आपको अपने एग्जाम में हाइलाइटर ज़रूर यूज करना है। हाइलाइटर यूज करने से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, कि आपका एक बेहतरीन इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जिस तरीके का मैं नोट्स लिखाऊंगा और इसी तरीके से एग्जाम में लिख के आऊँगा, तो क्या लगता है आप सभी को, बेहतर से बेहतर नंबर देने की कोशिश करेगा कोई एग्जामिनर, की नहीं देने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, जिनका नाम है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। इसके बढ़ने के कारण पृथ्वी के औसत टेम्परेचर, यानी एवरेज टेम्परेचर, एक तो नॉर्मली है, ठीक है, लेकिन आप सभी का इन सब को मिला करके जो एक एवरेज टेम्परेचर निकल रहा है, ठीक है, तो उससे पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर से क्या हो रही है कि टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। और इस बढ़ोतरी को हम कहते हैं क्या, ग्लोबल वार्मिंग। क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी आपका जो जलवायु है वो बदल रहा है। जैसे गर्मी में क्या हो रहा है आप सभी का, गर्मी में आप सभी का बरसात हो रहा है, ठीक है। ठंडी में क्या हो रहा है आप सभी का, ठंडी में आपका गर्मी हो रहा है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग हमारे हिम ग्लेशियर को क्या कर रहा है, तेजी से क्या रहा है, पिघला रहा है। यह मानव जीवन के साथ साथ प्रकृति के लिए भी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। यानी हिम ग्लेशियर के पिघलने से क्या हो रहा है कि समुद्र का जल स्तर बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है, ठीक है। इससे क्या है कि नेचुरल को भी दिक्कत हो रही है और मानव जीवन को तो दिक्कत हो ही रही है। अब ग्लोबल वार्मिंग जो आपका ये हमारा ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक है, इसके क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार के कारण हैं, यानी नेचुरल भी प्रोसेस है और आप ह्यूमन बीइंग प्रोसेस भी है। प्राकृतिक कारण की बात किया जाए तो ग्रीन हाउस गैसेज इसका मुख्य कारण है, जिससे तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं मानव से ही जुड़ा हुआ है, आपका क्या, ग्रीन हाउस गैसेज। लेकिन दूसरा जैसे कि ज्वालामुखी विस्फोट, ठीक है। तो ज्वालामुखी विस्फोट जो है मेरे प्यारे साथियों, तो जो हम बात कर रहे थे ज्वालामुखी, ठीक है, तो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जिम्मेदार है। इस विस्फोट में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो उसके कह सकते हैं कि लावा है वो निकलते हैं, और जो कि आप सभी के लिए मतलब ग्लोबल वार्मिंग के लिए
बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। मीथेन भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। अब बात किया जाए मानव निर्मित, तो सबसे ज़्यादा जो ऑटोमोबाइल है, जो आजकल लोग कार खरीदने के लिए एक्साइटेड हैं, ठीक है, जिसमें जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम का उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से CO2 गैस का स्तर लगातार बढ़ रहा है। आम मुद्दों पर बात की जाए तो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अभी रिकमेंड भी कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से भी कि अपने घर के सामने जिस दिन आप अपने आप में सेटल्ड हो जाएं, ज़रूर से ज़रूर पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करें। रोकथाम, वनों की कटाई पर रोक लगाइए, वृक्षारोपण, ऑटोमोबाइल का एक सीमित उपयोग करें, और सरकार के संयुक्त प्रयास से भी, ठीक है, सरकार के संयुक्त प्रयास से, चाहे वो सज़ा दे करके, चाहे वो प्रोत्साहन दे करके, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब आइए ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, पृथ्वी पर वायुमंडल में सूरज से आने से गर्मी के कारण इकट्ठा हो जाने वाली घटना है। मतलब क्या है, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को समझते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारे हैं सूरज चचा, ठीक है, ये हमारे कौन है, ये हमारे सूरज चचा हैं, ठीक है। अब इनमें बहुत ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। अब ये क्या किए कि ये गर्मी को क्या कहाँ पे ला दिए, यहाँ पे ला दिए। ये आपका पृथ्वी है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एटमॉस्फेयर में इन्होंने अपनी गर्मी को छोड़ दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये गर्मी यहाँ पे जा कर के इकट्ठा हो गई, और यहीं पे हम फिलहाल के लिए रह करके वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार की घटना को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो आइए ग्रीन हाउस इफेक्ट का थ्योरी हम लोग समझते हैं। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है कि पृथ्वी पर वायुमंडल में सूरज से आने वाली गर्मी के इकट्ठा हो जाने वाली घटना ही है। इस प्रक्रिया में वायुमंडल में मौजूद कुछ गैसें सूरज की गर्मी को रोक लेती हैं। तो इसमें बहुत सारी ऐसी इंफ्रारेड किरणें होती हैं जो आपकी इन गर्मी को रोक ले रही हैं, और ज़मीन का तापमान क्या होता है, लगातार बढ़ता रहता है। इसी को हम ग्रीन हाउस गैसेज कहते हैं। कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज हैं? CO2 है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, HFC सल्फर हेक्साफ्लोराइड है, ठीक है। आइए, अब ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन हो कैसे रहा है? ग्रीन हाउस गैसेज का उत्सर्जन हो रहा है मानव के अनियमित गतिविधि के कारण, यानी अधिक से अधिक गाड़ी मोटर का चलाना, अधिक से अधिक इंडस्ट्रियलाइज हो रहे हैं, ठीक है। इन गैसों के कारण पृथ्वी में दाखिल होने वाली ऊर्जा की मात्रा वापस लौटने वाली ऊर्जा की मात्रा से ज़्यादा हो जाती है। मतलब इन गैसों के कारण क्या हो रहा है, जैसे कोई सी भी आपकी ऊर्जा आई, ठीक है, तो उसमें ऊर्जा की मात्रा इतनी ज़्यादा हो गई इन सब की वजह से कि वो ऊपर की तरफ जा ही नहीं पा रही। इसकी वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। अभी ग्लोबल वार्मिंग हम लोग समझ चुके हैं। तेल और कोयला जैसा जीवाश्म ईंधन से ग्रीन हाउस गैसें पैदा हो रही हैं। तो मेन जो कहानी यहाँ पे है वो आपका कोयला और जीवाश्म ईंधन पेट्रोलियम, ठीक है, और जो भी डिफरेंट ऑयल्स हैं, ठीक है, इससे हमारी ग्रीन हाउस गैसें जो हैं इफेक्ट हो रही हैं, पैदा हो रही हैं। इसके कारण जलवायु में भी परिवर्तन हो रहा है, जैसा कि अभी मैं क्लाइमेट चेंज की बात किया ग्लोबल वार्मिंग में, जिससे गर्म जलवायु, समुद्र स्तर का बढ़ना, भारी वर्षा आदि इन सब के ये कारण है, ठीक है। अब आइए अगले टॉपिक एसिड रेन के ऊपर हम बात करते हैं। एसिड रेन के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। जैसा कि एसिड रेन एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा आप सभी के, ठीक है। जो आपके पूर्वज हुआ करते थे, पूर्वज क्या मतलब, जो बड़े लोग हैं आपके घर में, वो कहते हैं कि भैया शुरू का जो पानी है, ठीक है, शुरू का जो पानी है उससे नहाओ मत, ठीक है, शुरू का जो पानी है उससे नहाओ मत, ठीक है, मत नहाओ। अब ना नहाने का रीज़न यही है कि उसमें एसिडिक पानी रहता है जो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट दे सकता है। तो बस यही है कि जब तक बारिश नहीं होती, पूरे वायुमंडल में क्या रहता है, बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं कि कण हैं जो अम्ल का रूप ले लेते हैं। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा। और वो क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो उसके साथ वो वर्षा के बूंद के साथ भारी होकर के नीचे आते हैं, और वो आपकी बॉडी पे पड़ के हार्मफुल हो सकते हैं। और ये फसल के लिए भी हार्मफुल है, बॉडी के लिए भी हार्मफुल है, पशु पक्षियों के लिए भी हार्मफुल है। तो चलिए, एसिड रेन एक प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड या NO, ठीक है, आप सभी के जल के साथ क्रिया करके HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड और गंधक का अम्ल यानी
सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, H2SO4, ठीक है, गंधक का अम्ल जो होता है बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल दो प्रकार के वायु प्रदूषणों से आते हैं, एक SO2 और NO2 से। यह प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनी, बस, ठीक है, और जो आप सभी के वाहन है, ठीक है, इन सब से उत्सर्जित होकर के वायुमंडल में जाकर के मिल जा रहे हैं, ठीक है। इससे जल का जो pH मान है वो 5.7 से कम हो जाता है। जैसा कि pH मान के बारे में पता होगा कि 7 पे क्या होता है आप सभी का, ठीक है, न्यूट्रल होता है। 7 के ऊपर कहाँ रहता है, ठीक है, ये 7 के ऊपर क्या रहता है, क्षारीय रहता है, ठीक है, और इससे कम जो रहता है वो क्या रहता है, अम्लीय। तो ये फिलहाल के लिए pH मान जो है 5.7 से कम रहता है, तो ये अम्लीय वर्षा जो है वो कहलाती है। तो अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी के जल का जो pH मान है वो कम हो जाता है। ऐसे में नदी में अगर जीवधारी रह रहे हैं तो उनका भी रहना कठिन हो जा रहा है, और उससे आप नहाते हो तो उसके लिए भी आप सभी जिम्मेदार हो। इफ़ेक्ट की बात करें तो मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, यानी जहाँ पे हम लोग खेती कर रहे हैं उसकी उर्वरता कम हो जाती है, या पहले से लगा हुआ फसल नष्ट हो जाता है। फसलों, पौधों आदि के विकास में प्रभाव होता है। मानव जीवन प्रणाली जैसे त्वचा, बाल जैसे अंगों को ये प्रभावित करती है, ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग की बात करें तो ये 4th सेमेस्टर वाले अभी फ़िलहाल के लिए कहाँ पे पढ़ चुके होंगे, ये आपके एनर्जी कंजर्वेशन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग क्या है मैं उसके बारे में समझाता हूँ आप सभी के लिए। देखिए ग्रीन बिल्डिंग ये है मेरे प्यारे साथियों, इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग। कैसा बिल्डिंग, इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब ऐसी बिल्डिंग आप बनाओ, ठीक है, ऐसी बिल्डिंग बनाओ कि जिससे हमें कम से कम, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ठेठ भाषा में समझ लोगे तो लिखना बहुत आसान हो जाएगा, कम से कम एनर्जी यूज करना पड़े। जैसे कि मैं बताऊं कि आप इस तरीके से रूम का दरवाज़ा लगाओ कि हमेशा उसमें लाइट यानी प्रकाश भगवान का आता रहे। इस तरीके से वेंटिलेशन सिस्टम बनाओ कि हवा लगातार हमेशा वहाँ पे प्रवाहित होती रहे। तो यही है आपका एक ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग वो बिल्डिंग है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ग्रीन बिल्डिंग बनाने का जो गोल है उस बिल्डिंग पर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम हो, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब यह है कि गर्मी कम से कम वहाँ पर लगे, ठीक है, और भी बहुत सारे कह सकते हैं कि रीजन हो सकते हैं। इसमें हम क्या यूज करते हैं, हाईलाइटेड करने वाली चीज़ है सस्टेनेबल मटेरियल का उपयोग करते हैं। ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइस यूज कर रहे हैं जो एनर्जी को कंजर्व करता है। एनर्जी को कंजर्व कौन करता है, जैसे कि हम एलईडी यूज करते हैं, ठीक है, एलईडी यूज करते हैं। पहले हमारा सूर्य का बल्ब होता था, अब हम एलईडी बल्ब यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी कंज्यूमिंग एक डिवाइस है। ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करते हैं, ऐसे फीचर का प्रयोग करते हैं जिससे नेचुरल वेंटिलेशन होता है। नेचुरल वेंटिलेशन होता है का मतलब क्या है कि इस तरीके से रोशनदान वगैरह आप यूज करो जिससे उसमें हवा बराबर पास होती है। क्लियर बात हो गई मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। इसके अलावा हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर का यूज कर सकते हैं। अब मैं बताऊं आप सभी का सोलर का क्या बेनिफिट है। अगर मैं एक छोटे से वर्ड में बताऊं तो सोलर क्या करता है, जैसे आपका ये घर है, ठीक है, इसके ऊपर सोलर का पैनल लगा हुआ है, तो सोलर का पैनल लगने से 4 डिग्री तापमान तो ये सोलर का पैनल खा जाता है, यानी 4 डिग्री टेम्परेचर आपके उस जो भी छत है उसके ऊपर नहीं पड़ेगा, वो आपका सोलर ले रहा है। तो पहला तो ऑप्शन आप सभी का गर्मी से बचाव हो गया है। दूसरा आपका क्या ऑप्शन होगा कि आप सभी का जो सोलर है वो बिजली बना रहा है और आपके लिए बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है जो कि फ्री में आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मुझे लगता है सोलर का भी कहानी समझ में आ गया। ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में ग्रीन रूफ्स होते हैं। ग्रीन रूफ्स कैसे बनाओगे, आप खुद से ही वहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे लगा दोगे, बहुत सारे आप गमला यूज करोगे। ग्रीन बिल्डिंग के कॉन्सेप्ट में अदर बिल्डिंग के कंपेयर में लो ऑपरेटिंग कॉस्ट मिलती है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट करने का मतलब ये है कि अगर घर का छप्पर वाला घर देखे हो तो कुछ इस तरीके का बनावट हम ग्रीन बिल्डिंग के अंदर यूज कर रहे हैं, ठीक है। एयर क्वालिटी भी इंप्रूव रहती है, कंफर्ट और प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है। फोटोवोल्टिक पैनल कन्वर्टर सोलर पैनल यूजफुल है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, शुरू में हम लोगों ने बोल दिया। पीवी मॉड्यूल्स को भी रूफ टॉप पर इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल को ही आपके रूफटॉप पे इंस्टॉल किया जा रहा है। और जैसा कि मैंने बताया अभी सबको, सन की इंफ्रारेड किरणों को ये रिफ्लेक्ट कर देता है और 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर को क्या कर देता है, ये इंसुलेट कर लेता है, अचीव कर लेता है। अब ये लो बीओसी क्या है,
ये आप सभी का एक पेंट कह सकते हो आप। ये पेन टाइप का चीज़ होता है, वोलेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक पेन टाइप का होता है, जिसको यूज करने से बहुत सारी गर्मी अपने अंदर ये इकट्ठा कर लेता है। ठीक है। और पहला जो हमारा ग्रीन बिल्डिंग था वो इंदिरा पर्यावरण भवन था। ठीक है। तो चलिए हम अपने दूसरे चैप्टर के ऊपर हम लोग आ गए हैं, एयर पोल्यूशन के ऊपर। तो चलिए हम लोग फटाफट से एयर पोल्यूशन के बारे में हम समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा है एयर पोल्यूशन। तो सिंपल सी एयर पोल्यूशन की परिभाषा को समझेंगे। जब भी आपका एयर पोल्यूशन टॉपिक पूछा जाएगा तो आपको एयर पोल्यूशन की परिभाषा विद WHO लिखना है। इसका इम्पैक्ट आपका अच्छा पड़ता है, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा तो आपके मार्क्स 4+ देने की कोशिश करेगा एग्जामिनर, क्योंकि थ्योरी एग्जामिनेशन है तो आप लोगों को पता भी है कि यहाँ पे नंबर कटते हैं। ठीक है। आइए, तो हाइलाइटर का यूज करना बहुत ज़रूरी है। बाह्य पर्यावरण में धूल, बाह्य पर्यावरण में क्या हो रहा है, धूल हो रहा है, धुआं हो रहा है, गैस है और तुषार गंध एवं, अब ये सब क्या है, मिट्टी के कण वगैरह हैं या ज्वालामुखी के बाद जो धुआं वगैरह निकलता है उसमें से जो कण निकलते हैं वो तुषार वगैरह होते हैं। ठीक है। तो बाह्य पर्यावरण में इन सब के कारण एवं बाह्य में से एक या अधिक प्रदूषकों की हानिकारक मात्रा, ठीक है, मतलब इन सब की हानिकारक मात्रा दीर्घ अवधि का मतलब लंबे समय तक हवा में उपस्थिति रहने से क्या होता है, मनुष्य, जानवर, पेड़ पौधों एवं संपत्ति के लिए हानिकारक हो सकता है अथवा तर्कहीन ढंग से जीवन और संपत्ति के लिए आनंदमय उपयोग से क्या हो सकता है, बाधक हो सकता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। इन सब कुछ पढ़ने का मतलब नहीं है, बस मेरा यही कहने का मतलब है कि जो आपका बाह्य प्रदूषण है उसमें ये सारे कण, धूल, धुआं, तुषार, गंध मौजूद हैं, जो ज़्यादा समय तक रहने से क्या होते हैं कि मनुष्य, जानवर और पेड़ पौधों के लिए हानिकारक हो सकते हैं और उनकी सही चल रही ज़िंदगी, आनंदमय ज़िंदगी में क्या हो जाते हैं, बाधक हो जाते हैं, वायु प्रदूषण कहलाता है। मुझे आशा है कि वायु प्रदूषण की डेफिनेशन में आप सभी को अब कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब WHO क्या कहता है, वायु प्रदूषण एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें वायुमंडल में से ऐसे पदार्थ एकत्र हो जाते हैं जो मनुष्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। मोटा मोटी वही चीज़ WHO भी कह रहा है। तो एयर पोल्यूशन के टाइप्स जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए कह सकते हैं, हो सकता है। तो देखिए, एयर पोल्यूशन के 2 टाइप्स हैं, एक नेचुरल एयर पोल्यूशन और एक आर्टिफिशियल एयर पोल्यूशन। अब नेचुरल एयर पोल्यूशन क्या है मेरे प्यारे साथियों, उसको समझिए। हम एक एक चीज़ को हाईलाइट करते हुए समझाते चलेंगे। जैसे कि इसको कई तरीके से डिवाइड किया गया है नेचुरल एयर पोल्यूशन को। तो पहला जो टाइप है उसमें है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से हमारा क्या निकल रहा है भाई, धुआं भी निकल रहा है, धूल भी निकल रही है और राख भी निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और कुछ हार्मफुल गैसेज भी निकल रही हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा वातावरण जो है वो गंदा हो जाएगा और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट जो है अलग ही पड़ रहा है। आंधी व तूफान से जो उड़ती हुई धूलें हैं, ठीक है, उसका भी क्या हो रहा है, वायु प्रदूषण, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, वायु प्रदूषण उससे बढ़ रहा है। अब नदियों में क्या कर रहे हो आप सभी, बहुत सारे ऐसे पदार्थ या लाशें या पशु पक्षियों की लाशें पड़ रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, वो अपघटित होने से एक गैस निकल रही है हार्मफुल, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। बैक्टीरियाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं उससे भी कहीं ना कहीं आप सभी के वायु प्रदूषण बढ़ रहे हैं। कवक होते हैं, उनसे उत्पन्न जीवाणु एवं वायरस जो है वायु प्रदूषण के कारण हो सकते हैं। ठीक है। धूमकेतु एवं उल्कापिंड आदि के पृथ्वी से टकराने के कारण आकस्मिक धूल, ठीक है, ये एक छोटा सा कारण हो सकता है, मतलब ये जनरली हो नहीं रहा है, बट इन सबको आप 5 पॉइंट के ऊपर को बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हो। आर्टिफिशियल एयर पोल्यूशन को भी हम लोग कई तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड, ठीक है, बहुत सारे आप गैसेज हैं, ठीक है, उनको देख लीजिएगा आप। ये आर्टिफिशियल एयर पोल्यूशन निम्न क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न होते हैं। पहला कि आप सभी के बहुत सारे न्यूक्लियर एनर्जीज़ वगैरह का क्या कर रहे हो आप सभी, कह सकते हैं टेस्टिंग वगैरह कर रहे हो। इंडस्ट्रियल में आप सभी काम कर रहे हो। कृषि कार्यों में भी बहुत सारे यूरिया वगैरह या बहुत सारे ऐसे चीज़ें डाल रहे हो जो कि आप सभी के लिए बहुत, मतलब एयर के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और दहन प्रक्रिया हर जगह पे हो रही है, भट्ठी वगैरह जल रही है, इंडस्ट्रियल में भी चल रहा है।
तो ये आपका आर्टिफिशियल हो गया। अब इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, इफ़ेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक है, इफ़ेक्ट क्या क्या है। वायु प्रदूषण का प्रभाव काफ़ी भी व्यापक है, बहुत व्यापक है, और इतना व्यापक है कि मनुष्य के स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे? इससे मनुष्य का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। आप सब कहते हैं ना हाइलाइटर कहाँ यूज करना होता है, यही टॉपिक पे यूज करना होता है। वायु प्रदूषण से क्या क्या हो रहा है, दमा हो रहा है, ब्रोंकाइटिस हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, फेफड़े का कैंसर हो रहा है, ठीक है, आँखों में जलन हो रही है, गले का दर्द, हृदय रोग आदि हो सकता है। किसकी वजह से? मनुष्य के स्वास्थ्य पे इम्पैक्ट किसका? वायु प्रदूषण का। जीव जंतुओं पे भी सेम कंडीशंस हो रही हैं। इनकी क्या हो रही हैं? इनकी केंद्रिका तंत्र प्रभावित हो रही हैं, इनकी श्वसन तंत्र प्रभावित हो रहे हैं, और जंतुओं में फ्लोराइड की समस्या संख्या बढ़ जा रही है, जिससे इनको अन्य तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इनकी हड्डियों में क्या हो जा रहा है? रोग हो रहा है, ठीक है, फ्लोराइड की समस्या से। इनका वजन जो है घटने लग रहा है, और पैरों में क्या आ रहा है? लंगड़ापन आ रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। जलवायु के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। जलवायु में क्या क्या हो रहा है? विश्व की जलवायु वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा प्रदूषित हो रही है। ठीक है, कुछ वर्ष में ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र काफ़ी गर्म हो जा रहे हैं, और गर्म स्थान क्या हो जा रहे हैं? ठंडे हो जा रहे हैं। बाढ़ का कारण हो रहा है, सूखा हो रहा है। ये आपके जलवायु पर प्रभाव पड़ रहा है। आइए, द्रव्यता पर प्रभाव। द्रव्यता का प्रभाव का मतलब कि आप सभी के जो वायु में उपस्थित, ठीक है, छोटे छोटे प्रकाश के कण हैं, ठीक है, अब जैसे ही आपकी प्रकाश की कण जो है वो आपके नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, लेकिन अब वायु प्रदूषण होने के कारण वो क्या हो जा रही है? ठीक है, डिफ्लेक्ट हो जा, जो प्रकाश की किरण है वायु प्रदूषण होने के कारण क्या हो रही है? डिफ्लेक्ट हो जा रही है, और वही कारण क्या होता है? कुहासा। जैसे कि दिवालियों के बाद देखते नहीं, माहौल काफ़ी सा एकदम फॉगी फॉगी हो जाता है, तो वो आपका वायु प्रदूषण का कारण है। इससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। आइए, इमारतों पर प्रभाव। जैसा कि भारत में मथुरा रिफाइनरी की एसिड लपटों से क्या हो रहा है? ताजमहल प्रभावित हो रहा है, ठीक है, और इंद्रप्रस्थ बिजली घर में प्रयुक्त कोयले की राख से लाल किले के पत्थर भी प्रभावित हो रहे हैं। ये इमारतों पर प्रभाव पड़ रहा है। आइए हम कंट्रोल समझते हैं, किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन का कंट्रोल करना चाह रहे हैं। आइए, हम बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जिनको हम यूज करके कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि हमारा है, कारखानों की स्थापना पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन के पश्चात हो, मतलब जहाँ पे जनजीवन का थोड़ा सा कम वास हो, ठीक है, वहाँ पे आप कारखानों का क्या करो? यूज करो। कारखानों में कम सल्फर वाले उच्च कोटि के कोयले का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट हो, दहन के पश्चात निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड का नियंत्रण उपकरण हो। वहाँ पे जैसे आपके चिमनी वगैरह में कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करके हीट को फिर से हीट वगैरह देते हैं, बेस्ट हीट रिकवरी, आपने एनर्जी कंजर्वेशन पढ़ा है, वैसे इसका भी क्या किया जाए? कंट्रोल किया जाए। और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग हो, जैसे कि साइलेंसर के ऊपर, ठीक है, साइलेंसर के ऊपर जो आप सभी का लगता हुआ है, एक अभी मुझे नाम प्रॉपर नहीं याद आ रहा है, वो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में पढ़ने को मौका मिलेगा, ठीक है, वो ऑटोमोबाइल 5th सेम में, ठीक है, तो वो आप यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो आप सभी का बहुत सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसे कंट्रोल करता है। मुझे नाम एक्चुअल में भी उसका याद नहीं आ रहा है, ठीक है। और वाहनों की समय समय पर हम नियमित जांच कराते रहें, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपको हमेशा से एयर पोल्यूशन की जांच कराते रहना चाहिए। प्रदूषण रोकने के लिए वाहन में कैटलिक कन्वर्टर, हाँ, जो चीज़ मुझे याद नहीं आ रही थी वो कैटलिक कन्वर्टर है, जो कि आपको ऑटोमोबाइल 5th सेमेस्टर में पढ़ने का मौका मिलेगा, जो आप मैकेनिकल वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। और साइकिलों का प्रयोग बढ़ाना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि आज के टाइम में कोई करना चाह रहा है, बट कोई बात नहीं। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, जो मैं बहुत ज़्यादा इसको अपने वीडियो के माध्यम से भी लोगों को बताता हूँ कि मैं अपना जो अभी हाल ही में नया घर मेरा बना हुआ है, वहाँ पे मैंने 4 से 5 पेड़ अभी फ़िलहाल के लिए लगा दिए हैं, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी उनका हो रहा है। एक समय आएगा कि पूरा घर के सामने एकदम से, मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो गिर जाएगा, हम समय समय पे उसका मेंटेनेंस करेंगे, उसको काटते रहेंगे, ठीक है। एक तो मुझे लग रहा है अमरूद का पेड़ है, आम का भी पेड़ है, नीम का भी पेड़ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लगा रखा है, जिससे मतलब काफ़ी एक कूल सा माहौल है। तो आप भी चाहें तो अपने सपने को अच्छे से सजा सकते हैं, ठीक है। तो
फ़िलहाल पेड़ पौधों से बेहतर क्या ही हो सकता है। बढ़िया सी घास सेट करवाइए और फिर मतलब एक प्यारा सा बढ़िया बन जाएगा। तो वृक्षारोपण आप सभी के लिए जीवन के लिए भी है और आपके माइंड को भी फ्रेश करने के लिए है। मास ट्रांसफ़र सिस्टम का प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है, वो आप प्रयोग करें, जैसा कि अभी मैंने चिमनी वगैरह के बारे में एग्जांपल दिया। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज यानी जैसे कि सोलर वगैरह का यूज करा जाए तो आप सभी के लिए बेहतर है। या अभी सोलर के बारे में मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले इस वीडियो में ही। एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981, ठीक है, ये ईबीएस वालों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यानी जो 4th सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन उनके लिए इम्पोर्टेंट है इन्वायरमेंटल साइंस वालों के लिए, ठीक है, साइंस वालों के लिए। तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट हमारा क्या करता है, ये वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने का एक प्रावधान है, एक नियम है जिसको सबको पालन करना पड़ता है, ठीक है। अब आइए हाईलाइटर उठा लेते हैं। 1987 में वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण को भी शामिल कर लिया गया, ठीक है, पहला पॉइंट। इस अधिनियम की धारा 21 व 22 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या उद्योग या संस्थान या राज्य बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक प्रदूषित तत्व वायु में क्या करता है, डिस्चार्ज करता है, विसर्जित करता है तो वायु को वह प्रदूषित करता है और उसे हम कानूनन अपराध मानते हैं और 3 से 6 महीने की कैद हम दे सकते हैं। पहला आप सभी का धारा 21-22 कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस इल्लीगल तरीके से वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है तो 3 से 6 महीने की सज़ा है। अनुच्छेद 20 के तहत मोटर गाड़ियों द्वारा निकलने वाले धुएं से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण का प्रावधान है, जैसे कि पीयूसी वगैरह आप बनवाते हो, ठीक है। राज्य बोर्ड को वायु के नमूने उद्योग की चिमनी, ठीक है, चिमनी वगैरह को चेक करते रहने का अधिकार है, जो कि होता नहीं है, आप लोग को भी पता है। अनुच्छेद 19 के तहत राज्य बोर्ड किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो एयर पोल्यूशन कम है, इसको बारे में बताया जाए। ये भी आप सभी ईबीएस वाले मुझे लगता है कि इसको ठीक है नहीं पढ़ेंगे, 4th सेमेस्टर वाले आगे बढ़ जाएं, इसको आगे बढ़ जाएं। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 19 नवंबर 1986 को लागू किया गया है। पर्यावरण में जल, वायु, धरती, इनके आपसी संबंध और उनका मनुष्य व अन्य प्रकार के जीव पदार्थों से संबंध को सम्मिलित किया गया है। मतलब कहने का ये मतलब है कि इस अधिनियम के अंदर आपके वाटर, एयर और पृथ्वी पर जो भी आपके मनुष्य रह रहे हैं, जीव जंतु रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको सम्मिलित किया गया है कि उनका सुरक्षा हम देख रहे हैं, ठीक है। इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार को अर्थात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शक्तियां दी गई हैं कि वह पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए कार्यरत हो और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी वो सहयोग करे। इसके नियम के अंतर्गत क्या क्या आता है, जल, वायु व मिट्टी के मानक अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर निर्धारित हों, प्रदूषण होने वाले की नियत मात्रा का निर्धारण हो, विस्फोटक पदार्थ बनाने व सप्लाई के कड़ी नियम लागू हों, ठीक है। नियंत्रण, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्या क्या करता है, अच्छी प्रदूषण निवारण, नियंत्रण व उपचार की टेक्निक से अवगत कराएं। बोर्ड उद्योगों को प्रोत्साहन दें कि वह कचरे के रिसाइकलिंग को करते रहें। तो ये एयर पोल्यूशन टॉपिक था जो कि मुझे लगता है कि बहुत प्यार से मैंने निकाल दिया। अब चलते हैं हम वाटर पोल्यूशन की तरफ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 को, जो कि आप सभी का चैप्टर नंबर 3 है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है उसको हम समझेंगे। देखिए, पहला हमारा इसमें टॉपिक आएगा सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। सोर्स का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, स्रोत। स्रोत का मतलब क्या है मेरे प्यारे साथियों कि कहाँ कहाँ से वाटर पोल्यूशन हो सकते हैं। तो वाटर पोल्यूशन यानी मेजर जो है वो आप सभी के गंदे पानी से ही, यानी पानी का गंदा होना ही समझ लो वाटर का पोल्यूशन है। तो विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध पानी प्राकृतिक अथवा मनुष्य की क्रियाओं से क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि अगर मनुष्य की क्रियाओं से ना बात करें, अगर भगवान की बात करें यानी प्राकृतिक तरीके से बात करें, तो आंधी, तूफान आदि के कारण धूल के कण क्या करते हैं, खुले जल स्रोतों में मिलकर उन जल को क्या कर देते हैं, वो दूषित कर देते हैं। और जब गंदगी का स्तर एक सीमा से अधिक हो जाए, जिससे पानी के भौतिक गुण, रंग, गंध, स्वाद, ताप आदि ज़्यादा प्रभावित होने लगे और
उस पानी की स्वशोधन क्षमता स्वयं घट जाए तो इस प्रकार के हम जो जल होते हैं उन्हें हम कहते हैं दूषित पानी। एक बार फिर से समझिए, जैसे ये आप सभी का कंटेनर है, इसमें आप सभी का क्या है मेरे प्यारे साथियों, वाटर है, ठीक है, वाटर है। इसमें आप क्या कर रहे हो, गंदगी मिला रहे हो, ठीक है। तो एक सीमा होती है इसकी गंदगी मिलने की। जब सीमा इसकी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा कि इसके रंग जो होते हैं, ठीक है, रंग यानी इसका कलर, इसका स्वाद जो है, और गंध यानी उसका जो भी गंध आ रहा है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आप सभी का, वो बदल जाएगा। और स्वशोधन क्षमता का मतलब ये होता है मेरे प्यारे साथियों कि जो भी गंदगी मिली हुई है, ठीक है, उसका एक सीमा होता है। उस सीमा तक अगर आप गंदगी मिला रहे हो तो वो स्वयं उसको उसमें मिला लेती है, उससे पता नहीं चलता कि ये जल गंदा है। लेकिन एक लिमिट से जब ज़्यादा हो जाती है तो उसकी स्वशोधन क्षमता खत्म हो जाती है। पानी में फास्फेट, नाइट्रेट, पीएच, बीओडी एवं सीओडी आदि शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ आदि पानी में समाहित होने लगते हैं, ठीक है, और उन्हें धीरे धीरे रोग ग्रसित होने की संभावना बनी रहती है। ये पानी प्रदूषित पानी की श्रेणी में आते हैं। तो ये सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन के बारे में लिखना था। अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि काज ऑफ वाटर पोल्यूशन, अभी मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि आपको एसिड रेन के बारे में, ठीक है, किसके बारे में, एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या था मेरे प्यारे साथियों, कि जैसे कि अभी जो मैं बताया था कि जो आप स्टार्टिंग में जो पानी बरसता है वो वायुमंडल में जो भी आप सभी के कण होते हैं उनसे मिलकर के वर्षा की जल जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। अब ये जब अम्लीय वर्षा आपके शुद्ध जगह पे गिरेगी, ठीक है, अम्लीय वर्षा जो है ये आपके शुद्ध जगह पे जब गिरेगी तो वो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ये आपका पहला प्राकृतिक प्रदूषण है। यानी प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा जल क्या होता है, प्रदूषित होता है। अब जैसे हवा में मिले हुए धूल के कण वर्षा के समय वर्षा जल के साथ घुलकर जमीन पर आते हैं तो वर्षा जल अम्लीय होता है और यह अशुद्ध हो जाता है। आंधी वगैरह से आप सभी का जो शुद्ध जल है वो क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। आइए, कृषि संबंधी प्रदूषण। फसलों की उपज बढ़ाने के लिए आजकल रासायनिक खादों, कीटाणुनाशक का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्या होते हैं, जिसमें मेरे प्यारे साथी होते हैं फास्फेट, नाइट्रेट, यूरिया, ये मुख्यतः उपयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। और कीटाणुनाशक में आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, डीडीटी यूज किया जाता है। यहाँ पे इसको इरेज कर लेना आप लोग, ठीक है, डीडीटी होता है, ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड आदि उपयोग में लाया जा रहा है, ठीक है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि ये जब यूज होते हैं तो कुछ अंश जो हैं, इसके कुछ पार्ट जो हैं मेरे प्यारे साथियों, मिट्टी और अन्य, ठीक है, मिट्टी और अन्य का मतलब जो आपका जो उपज हुआ, ठीक है, उसके साथ क्या हो जाता है कि मिल जाता है और वर्षा जल के साथ घुल करके नदियों तालाबों में जाते हैं। और वर्षा जल जो है वो रिस करके भूमिगत जलों को भी क्या कर देती है, दूषित कर देती है। जब बरसात का पानी पड़ता है तो धीरे धीरे जल कहाँ चला जाता है, भूमिगत जल, जो आप पानी खुदाई करके पीते हो, ठीक है। नगर पालिका प्रदूषण की बात करें नगरों में, मकानों में जो आप सभी कूड़ा करकट है वो बाहर फेंकते हैं और वो क्या होता है, नालियों द्वारा क्या किया जाता है, वो नदियों में गिराया जाता है। और मिलों जो हैं आप सभी के कारखाने हैं उनसे उनका भी जो विसर्जन होता है, आपके कह सकते हैं कि दूषित जो पदार्थ होते हैं वो क्या किए जाते हैं, नदियों में मिलाए जाते हैं। अब वर्षा जल के साथ सड़कों गलियों की जो गंदगी होती है सीधे सीवर पाइप से बह करके कहाँ जाती है, नदी में जाती है। और यूरिन वगैरह जो होती है, ठीक है, जिसमें यूरिया होती है वो पानी के साथ मिलकर के क्या करती है, NH3 उत्पन्न करती है और आपके इस जल को क्या कर देती है, प्रदूषित कर देती है। इंडस्ट्रियल वेस्टेज की बात करें तो सेम कहानी यही है कि आप सभी के रसायन उद्योग हो गए या मामूली से उद्योग हो गए, सब जगह पे क्या होता है, वेस्टेज होता है। अब उन वेस्टेज को क्या करते हैं हम लोग, सीधे नदियों और तालाबों में गिराते हैं और सीधा नदियों और तालाबों में जाते हैं। और वो जो होते हैं आपके कह सकते हैं कि नदी और तालाब में जो पानी गिरा वो क्या किए कि भूमि के अंदर
ठीक है, भूमिगत जल को क्या कर देते हैं, वो प्रदूषित कर देते हैं। तो इसको आप आराम से लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन की ऑन हेल्थ, यानी वाटर पोल्यूशन का हेल्थ के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए भाई, डेफिनेटली अगर आप गंदा पानी पियोगे तो बीमार तो हो गई। तो लगभग लगभग आप देखोगे तो निम्न तरीके की बीमारियां हैं: डायरिया, वृद्धि का रुक जाना, तंत्रिका तंत्र की क्षति, लकवा, उदरसूल, डायरिया, उल्टी होना, गुर्दा क्षतिग्रस्त, ये सब आपके वाटर पोल्यूशन के कारण हो रहे हैं। कैंसर भी हो रहा है, हड्डियों की विकृति, उल्टी आना, बहरापन। तो ये सारे नाम लिखे हुए, इनको याद कर लीजिए। बीओडी और सीओडी, ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि ये आप सभी नोट्स के माध्यम से पढ़ सकते हो। ज़्यादातर वो पूछा नहीं जाता, पूछ लिया जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। दोस्तों, आपने अप्लाइड केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, तो बीओडी और सीओडी को पढ़ सकते हो। हम बात करते हैं कि कैसे हम वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वाटर पोल्यूशन को रोकना एक बहुत ही गंभीर समस्या है। जितना आसान कह देना है बुक में, उतना आसान है नहीं कि वाटर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सके, खास करके नेचुरल प्रोसेस को। अपशिष्ट जल यानी वेस्ट जल को हम क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसका क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। वाटर ट्रीटमेंट करके क्या करें, उसके बाद हम प्राकृतिक जलधाराओं में मिलाएं। ठोस अपशिष्ट का मतलब जो खुले आप सभी के गड़बड़ पदार्थ हैं, यानी जो आपने कूड़ा करकट है, उसको हम खुले स्थान में नहीं फेंकेंगे, तो बारिश होगी और वो सीवर पाइप में नहीं जाएगा और वो नदियों तक नहीं पहुंचेगा। जो केमिकल कीटाणुनाशक हैं, ठीक है, उसके स्थान पे हम जैव कीटाणुनाशक प्रयोग करें। अगर कुएं वगैरह की बात करें तो उसमें हम क्या मिला दें, क्लोरीन और केमेनोफोर मिला करके पानी को प्रयोग करें। नदियों में शव को नहीं बहाएं और वहाँ पे नहाएं नहीं, कपड़ा वगैरह नहीं धुलें, ना जानवरों को नहीं नहवाएं, ठीक है। अब बात करते हैं वाटर ट्रीटमेंट की विधि, ठीक है। तो जैसे हमारा जो भी वेस्टेज है उसको हम क्या करेंगे, पहले ट्रीट करेंगे, यानी उसको हम क्या करेंगे, छान लेंगे, शुद्ध कर लेंगे, फिर हम उसको प्राकृतिक जलधाराओं में मिलाने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं, उन चीज़ों को भी बहुत आसानी से समझेंगे। सीवेज को नदियों में मिलाकर, ठीक है, मिलाने से पहले इसका उपचार करना चाहिए। सीवेज को नदियों में मिलाने से पहले इसका क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। उपचरित जल यानी ट्रीटेड जल को नदियों और समुद्रों, प्राकृतिक जलधाराओं में मिलाना चाहिए, जिससे प्राकृतिक जलधाराएं जो मनुष्य के विकास में योगदान दे रही हैं वो जहरीली नहीं होंगी, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो दूषित जल है उसका हम जो शोधन है वो किस किस के लिए करते हैं, सीवेज का आयतन कम करने के लिए। अब सीवेज का आयतन कम करने के लिए का मतलब क्या है कि जिससे सीवेज का पानी ये आप सभी का बह रहा है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे मलमूत्र हैं जिससे उनका वॉल्यूम ज़्यादा है, ठीक है, तो वो वहीं पर रुके रहते हैं और जहाँ भी जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फ्लो में नहीं निकल पा रहे हैं, तो वो उससे हर जगह के वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं। वो तैलीय पदार्थ को क्या करना, दूर करना, और सीवेज की तीव्रता को कम करना, ठीक है। अगला है सीवेज को संरक्षित और संतोषजनक करना, रोगजनक जीवाणु विषाणु आदि को दूर करना। और जब ये उपचरित सीवेज जो है ये सिंचाई के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त है, उन्हें उपयुक्त करना सिंचाई के लिए। ये आपका ट्रीटमेंट मेथड है। जैसे ये हमारा क्या है, रॉ सीवेज है, याद ध्यान से देखिए, ये आप सभी का है ग्रिफ्ट चैम्बर, ठीक है। तो यहाँ पे इतने बड़े तक के जो कण होंगे वो छन जाएंगे, यहाँ पर इन्हें निकाल लिया जाएगा साइड में, और फिर ये आपका है स्कीमिंग टैंक, इसके अंदर आएगा और फिर सेडिमेंटेशन होगा। सेडिमेंटेशन का मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ बैठ जाएगा। उसके बाद फिर ये आप सभी क्या करेंगे, इसका ये भूमिगत जल के लिए यूज करेंगे और इसे फिल्टर करके पीने के कह सकते हैं कि काम में लाएंगे। तो ये आपका कह सकते हैं कि मेथड लिखा हुआ है। एक एक चीज़ों को हम समझा देते हैं आप सभी को। पहले हम क्या करेंगे, प्राथमिक ट्रीटमेंट के अंदर तैलीय पदार्थों को या बड़ी बड़ी जो लकड़ी ग्रीस वगैरह है उसको हम ग्रिट चैम्बर से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। उसके बाद सेकेंडरी में जब आएगा तो जैसा कि मैंने बताया कि वो यहाँ पे बैठ जाएगा नीचे की तरफ,
तो वही आप सभी का सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आएगा। सीवेज से निलंबित मृदा कणों एवं कोलाइडल कणों को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। इसके अंदर 80 से 90% तक बैठने वाले पदार्थों को सीवेज में अलग करना है, यानी 80 से 90% जो पदार्थ हैं उनको सीवेज में अलग वहीं बैठ जाता है, तो वहाँ से निकाल लेते हैं। कोलाइडल कणों को संयुक्त करने के लिए स्कंदक का प्रयोग करते हैं, यानी वो आपस में मिल करके बैठ जाएं भारी होकर के, इसके लिए हम स्कंदक यूज करेंगे। और ये कण आपस में बड़े बड़े गुच्छों का रूप ले लेंगे और नीचे बढ़ जाएंगे। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे फिल्टर करेंगे और फिर ब्लीचिंग वगैरह, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, लाल दवा आदि मिला करके क्या करेंगे, हम इसको रोगाणुओं से मुक्त करेंगे। उसके बाद इसे किसी भी नदी या झील में छोड़ सकते हैं अथवा सिंचाई हेतु प्रयोग में ला सकते हैं। अब वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट आ जाता है, जो कि ईबीएस वालों के लिए अभी फिलहाल के लिए नहीं है, लेकिन एनवायरमेंटल साइंस के लिए है। जल की प्रदूषण को निवारण करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हमारा वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट यूज होता है। ये भूमिगत एवं सतही जल के स्रोतों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हर प्रकार का प्रावधान प्रदान करता है। यानी ये वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो होता है मेरे प्यारे साथियों, ये ऐसा नहीं है कि एक ही जगह के लिए यूज हो रहा है। जो आपका भूमिगत जल है, जैसा कि आप बचपन में देखे होंगे कि हर एक नलके के पानी का टेस्टिंग भी करके बताते हैं कि हाँ कौन सा पानी सबसे ज़्यादा शुद्ध है, तो उस तरीके की ये विधि है वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। दूसरा है, इसके तहत केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की स्थापना की गई है और फिर बोर्ड के बजट, लेखा जोखा आदि का प्रावधान किया गया है। कानून का उल्लंघन करके प्रदूषण करने वालों के लिए जुर्माना एवं सजा भी निर्धारित किया गया है। उसके बाद आता है सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड के बारे में। जल प्रदूषण के निवारण एवं रोकथाम के विषय में केंद्र को सलाह देना काम है। यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए क्या लगाया जाता है, ट्रेनिंग कैंप लगाया जाता है। ठीक है, यानी लोगों को भी अवगत कराया जाए और लोगों को एडवर्टाइज के माध्यम से समझाया जाए, यानी कार्यक्रम के माध्यम से समझाया जाए। देश भर में जल प्रदूषण संबंधी सूचना एवं रिपोर्ट आदि को भी बताता रहता है और इंडस्ट्रियल कचरे की भी जांच के लिए कुछ लेबोरेटरी की स्थापना की गई है। ये इन्वायरमेंटल साइंस के लिए है, मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्वायरमेंटल साइंस वालों के लिए है ये। एनजीटी की जो स्थापना हुई वो 18 अक्टूबर 2010 को हुई। एनजीटी का जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल है, पुणे है, कोलकाता और चेन्नई। इसका महत्व क्या है उसको समझिए। अब जैसे वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है तो उसको लेकर के सख्त आदेश देता है कि कहाँ पे कटाई होनी है, कहाँ पे नहीं है। और फिर पर्यावरण न्याय के लिए एक वैकल्पिक विवाद समाधान को लेकर के भी ये उसकी समाधान को जल्दी से जल्दी निपटारा करता है। उच्च न्यायालयों में पर्यावरण संबंधी मामलों का भार कम हुआ है, मतलब उच्च न्यायालय जाने से पहले यहीं पर इसका निपटारा कर देते हैं लोग। पर्यावरण संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए एनजीटी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शक्ति क्या क्या है, किसी भी निर्णय को देते समय आवश्यक है कि एनजीटी उस पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, निवारक और प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत लागू करे। तो ये था आपका पूरा वाटर पोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने सॉइल पोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। 2 क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही है सॉइल पोल्यूशन से, और मुझे लगता है कि कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई सा ऐसा मतलब चैप्टर नहीं है इसमें से जो बहुत टफ हो, कुछ नहीं है। और मैं यही कहूँगा रटना नहीं है आप सभी को। ठीक है, आपको सिर्फ टॉपिक समझना है। ठीक है, टॉपिक को क्या करना है, आपको समझना है। मतलब टॉपिक समझने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि आपको समझना है कि इसके अंदर है क्या एक्चुअल में, बस उतना ही करना है। उसके बाद आप जैसे अब सॉइल पोल्यूशन है तो सॉइल पोल्यूशन में आपको क्या है कि जो घर से निकलता है कचरा, ठीक है, कारखानों का जो कचरा है, प्लास्टिक है, ठीक है, ये सब क्या होगा, मिट्टी में मिलेगा। मिट्टी में मिलेगा तो क्या होगा, वहाँ पे रिएक्शंस होंगे और वो आपकी मिट्टी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। सॉइल पोल्यूशन हो गया। तो बस ऐसी चीज़ों को समझते हुए अगर आप पढ़ेंगे बहुत आराम से, वहाँ पे थ्योरेटिकल है, कोई देखेगा नहीं कॉपी इतनी डेप्थ में, आपको बस लिखना है वहाँ पर। ठीक है,
इंडस्ट्रियल इकाइयों में से निकलने वाले अपशिष्ट, यानी अपशिष्ट का मतलब होता है वेस्टेज, ठीक है, ध्यान देना इस बात की, एवं कचरा, ये भी आपके क्या है, सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन है। थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाले फ्लाई एश, फ्लाई एश का मतलब होता है राख, ठीक है, ये भी आपके सॉइल पोल्यूशन है। मनुष्य एवं जानवरों और खुले में मल मूत्र विसर्जन करना, ये भी आपका सॉइल पोल्यूशन है। जहाँ पे आपके गाय भैंस बत्ते हुए हैं वहाँ पे देखो किस तरीके की हालत हो जाती है, ठीक है। तो अपने पास गांव में ज़मीन है हम लोग के पास, तो ठीक है, अच्छी बात है, बट एक ज़मीन के प्रोस्पेक्टिव से देखोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ही। और फिर इंडस्ट्रियल कचरे जो हैं उपस्थित, पारा, सीसा, यानी पारा का मतलब आप सभी का आप जानते हो मरकरी, लेड है ये, और कैडमियम जैसी भारी धातुएं क्या होती, मृदा प्रदूषण को बढ़ाती हैं। तो सोर्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन आप सभी लिख पाओगे, मुझे आशा है कि आप लोग लिख पाओगे। यार वीडियो को अगर अभी तक आप लोगों ने दिल से नहीं लाइक किया ना, तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। क्यों कह रहा हूँ पता है, अभी रात के करीबन 1 बज रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, और लाइट नहीं है, और अंधेरे में बैठ करके मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। क्यों, मेरा भी 23 तारीख को एग्ज़ाम है, और मैं कूलर के अंदर बैठ करके वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मुझे उस टाइम अपना पढ़ना है। तो आप लोगों की चिंता है कि नहीं भैया आप लोग भी अच्छे से कर लो काम, इसकी वजह से मैं आज करीबन, ये मुझे लग रहा है कि 19 तारीख की रात है जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। जब तक लाइट नहीं है तब तक मैंने सोचा कि आप लोगों को वीडियो बना करके दे दिया जाए। जब लाइट आ जाती है तो अपना पढ़ने लगते हैं, लाइट अगर कट जाती है तो आप लोगों का काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से है यार, आप सबके लिए मैं भी संघर्ष कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इतना ही संघर्ष करना पड़ेगा जीवन में, अगर आपको बेहतर से बेहतर लाइफ चाहिए। तो एक बार दिल से लाइक के बटन पे प्रेस कर देना, कुछ नहीं है यार, फ्री है, ठीक है। बस मोटिवेशन मुझे मिलेगा कि नहीं यार इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की थी, और जितने लोगों ने देखा मेजॉरिटी लोगों ने लाइक करा। तो एक बार वीडियो को रोटेट करिए, ठीक है, और दिल से लाइक करो यार जा करके, ठीक है। चलिए, मुझे आशा है अब तक आपने लाइक कर दिया होगा। चलिए बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट, ठीक है, यानी हमारा सॉलिड वेस्ट है जो, यानी जो मृदा प्रदूषण होगा उसका क्या क्या इफ़ेक्ट्स है। अगर इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्टेज हैं वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा जहरीले होंगे, क्योंकि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं वहाँ पे अधिक से अधिक पॉइजन वाला काम ही हो रहा है, ठीक है। अगर प्लास्टिक का दहन, जैसे अभी मैं ठंडियों की बात करूँ तो जहाँ पे प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं तो देखो कितना सांस लेना दूभर हो जाता है। से डाइऑक्सिन और फर्नेस जैसे घातक, सॉरी आपका ये डाइऑक्सिन है और ये फ्यूरेन है, ठीक है, जैसी घातक रसायन निकलते हैं जो कैंसर को जन्म देते हैं। एक बार की बात है, मैं अभी मुरादाबाद में जो पॉलिटेक्निक के दौरान फाइनल ईयर में, मुरादाबाद में ठंडी बहुत पड़ती है एक्चुअल में, ठीक है भाई, यही प्लास्टिक वगैरह जलाए थे, इतना वो हो गया था कि जैसे कि एक एक दिन तक प्रॉब्लम हुई सांस लेने में, इस तरीके से कुछ जैसे अंदर से बैठ गया। तो कहीं ना कहीं प्लास्टिक्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, वेस्टेज हैं। अब यहाँ पे तो वो एयर पोल्यूशन की बात हो गई, वायु प्रदूषण, बट ठीक है, ये प्लास्टिक के दहन होने के बाद जो बचा हुआ प्रदूषण मिट्टी को प्रॉब्लम देता है, वो उसकी बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। सॉलिड वेस्ट क्या होता है, सार्वजनिक स्थानों पर ढेर के रूप में एकत्रित हो जाते हैं और दैनिक जीवन में बाधा पहुंचाते हैं। अगर मैं बात करूं, आप दिल्ली जाते हो तो दिल्ली जाते समय मुझे लगता है कि ये करनाल वाला जो बाईपास है वहाँ से पहुँचने से पहले, यानी अगर सोनीपत साइड आप जाने लगो या एनआईटी दिल्ली की तरफ जाने लगो, ठीक है, तो बहुत बड़ा कूड़ा का जो है वो ढेर सा लगा रहता है। तो इसी तरह दैनिक जीवन में बहुत सारे आपने देखे होंगे कूड़ा करकट, जिसकी वजह से आपको भी उससे बाधा होती है। अगर हम बात करें बायोमेडिकल वेस्टेज की, तो वो भी पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, ठीक है, जैसे कि आप सिरिंजी वगैरह हो गई, पॉलीथीन वगैरह होती है दुनिया भर की, उनका इंची टेप फेप क्या क्या, इंची टेप नहीं, वो टेप जो लगाते हैं इंजेक्शन के लिए, ठीक है। ठोस व्यर्थ पदार्थों को जमा होने से स्वास्थ्य समस्याएं शुरू हो जाती हैं। एकत्रित कचरे के कारण चूहों तथा मक्खियों दोनों की संख्या में वृद्धि हो जाती है। और कोई मुंबई अगर गया हो, देखे जा कर के म्यूनसिपाल्टी का जो होता है जहाँ पे कचरा इकट्ठा करके ले जाते भाई, जो बड़े बड़े चूहे हमने देखे हैं भाई, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। ये रोगजनक जीव रोगों के वाहक हो सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल डेफिनेटली प्रॉब्लम तो इससे बढ़ती है। इनके कारण पेचिस, डायरिया, हैजा, टाइफाइड जैसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम डिस्पोजल मेथड, यानी जो हमारा ठोस है, वेस्ट है, उसको क्या करना है, हमको डिस्पोजल करना है, जिससे हमारा दैनिक जीवन में दिक्कत ना आए।
तो डिस्पोजल करने क्या होगा, बेनिफिट्स उसके बारे में समझते हैं। ठोस व्यर्थ पदार्थ एवं कचरे में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो थोड़े समय में क्या होते हैं, अपघटित होने लगते हैं, जिसके कारण क्या होती है, दुर्गंध पैदा होती है। और ठोस व्यर्थ एवं कचरे के समापन स्थल तक समय से पहले ले जाना चाहिए, अन्यथा इससे उत्पन्न दुर्गंध जन स्वास्थ्य के लिए क्या होता है, प्रदूषण को बढ़ावा देता है और जन स्वास्थ्य के लिए समस्या है। तो हम ठोस पदार्थ को बहुत सावधानी पूर्वक डिस्पोजल करेंगे, जैसा कि पहले हम इसको जलाएंगे, पीस भी सकते हैं, स्वच्छ भूमि के अंदर खोद करके डाल भी दें, कहीं एक ऐसे जगह पे जहाँ पे आना जाना ना हो ढेर लगा दें। खोद के अंदर डालना कंपोस्ट होता है, कम से कम उसको तोड़ करके न्यूनीकरण कर दो, उसको एक जगह पे इकट्ठा करके डिस्पोज कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई डिस्पोजल की। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, कि कैसे हम सॉलिड वेस्ट को किस टाइप से हम सॉलिड का जो है वेस्ट निकलता है। तो एक तो आपके म्युनिसिपल वेस्ट, जो कि मैंने मुंबई वाला नाम लिया, म्युनिसिपालिटी जिसे कहते हैं, ठीक है, जो घरों घरों से कचरा उठा के ले जा रही है। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी लोहा लक्कड़ दुनिया भर की रसायन। एक हजार्डस वेस्ट होता है, अभी हम लोग समझेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट का मतलब ये है कि जो आपके मेडिकल इंडस्ट्री में यूज होने वाले ग्लूकोज के बॉटल, ब्लड सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। म्युनिसिपल वेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि अपशिष्ट कूड़ा करकट राख, नए भवन के निर्माण, पुराने भवन के क्षय से प्राप्त वेस्टेज, उपचार संयंत्रों से प्राप्त वेस्टेज, ठीक है, इसे हम कहते हैं म्युनिसिपल वेस्ट, ठीक है। दूसरा हमारा आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट है उद्योगों से सॉलिड वेस्ट से बचे पदार्थों को हम क्या करेंगे, टूट फूट करके, ठीक है, इसको जब हम निर्माण करेंगे तो वहाँ पे आपका जो वेस्ट बचता है, ठीक है, इंडस्ट्रियों में जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे टूट फूट से जो हमारा वेस्ट बन रहा है वो है हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट। अगला हमारा हैजार्डस वेस्ट। हैजार्डस वेस्ट का मतलब जैसा कि मैं बताऊँ आप लोगों को कि ज्वालामुखी वगैरह का कुछ फटना, या आप सभी भोपाल गैस त्रासदी सुना होगा आपने, ठीक है, भोपाल गैस त्रासदी। तो इस तरीके के जो वेस्टेज होते हैं, एक स्वतः जलनशील कोई जहरीले पदार्थ का रिसाव हो जाना, पूरे पृथ्वी पे फैल जाना, मतलब ज़मीन पे फैल जाना, ये आपका हजार्डस वेस्ट हो गया। बायोमेडिकल वेस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि जो भी आप जानवरों की परीक्षण कर रहे हो या मनुष्यों के लिए परीक्षण कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें डेफिनेट वेस्टेज होते हैं जो कि एक बार यूज करने के बाद फेंकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बायोमेडिकल वेस्ट आजकल हो रहा है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। तो हमारा ये जो 5वां चैप्टर है ध्वनि प्रदूषण, इसको हम लोग फटाफट से कवर करते हैं, और फिर जो न्यू सब्जेक्ट में ऐड हुआ है आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट, फिर वो चीज़ आप लोगों के लिए बचेगी, फिर उसको हम फटाफट से कवर कर लेंगे। तो चलिए, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि का मतलब, प्रदूषण का मतलब है कि बहुत अत्यधिक ध्वनि, उसको हम नाम दे देते हैं शोर। तो शोर एक ऐसी न चाहने वाली ध्वनि है जिससे सुस्ती बढ़ती है। अब बहुत ज़्यादा डीजे वगैरह के सामने रहें तो बहुत ज़्यादा आपको जमुआई टाइप की आने लगती है, यानी आपको ऐसा लगता है कि अब चाय वाय पीने का मन कर रहा है, ठीक है। और कुछ औद्योगिक दशाओं में इससे बहरापन भी होता है। आइए बी टिफ़िन के अनुसार, शोर एक ऐसी ध्वनि है जो व्यक्तिगत तौर पर डिसएग्रीएबल है, मतलब हम उस चीज़ को एग्री नहीं कर सकते, और व्यक्तिगत तौर पर साधारण कार्यों में बाधा डालती है। अब जैसे कोई आप काम कर रहे हो और बहुत ज़ोर से कोई पटाखा दगाए तो क्या होगा, आपका नॉर्मल जो काम है उसमें बाधा, आप चौंक से जाएंगे। अतः ऐसी ध्वनि जो मानव में परेशानी, चिड़चिड़ाहट और सिर दर्द आदि पैदा करे, शोर कहलाता है, नॉइज़ कहलाता है। ध्वनि की इकाई को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के डायल पर बेल या डेसिबल में मापा जाता है। तो डेसिबल या वेल में हम इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। 1 डेसिबल बराबर 1/10 बेल, ये चीज़ आप बस याद रखना, बाकी और आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स क्या क्या हो सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन का, मुझे लगता है कि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ही ईजी टॉपिक है। देखिए, इसके कई सारे सोर्स हैं, एक तो प्राकृतिक सोर्स, दूसरा आर्टिफिशियल सोर्स। अगर प्राकृतिक सोर्स की बात करें तो ज्वालामुखी बहुत ज़ोर से फटना, बादलों की गरज, भूकंप के द्वारा भवन का गिरना, उससे आवाज़ जो आएगी, और समुद्र की लहर की आवाज़, ये आपके प्राकृतिक सोर्स हो गए। आर्टिफिशियल सोर्स में 2 तरीके के सोर्स हैं, अचल सोर्स और चल सोर्स। यानी कोई चीज़ स्थिर है वो आप सभी का अचल सोर्स है, और कोई चीज़ चल रहा है
तो वो आपका चल सोर्स है। जैसे स्थिर है आपका कारखाना, वो चलता नहीं है लेकिन एक जगह पे रह कर के आवाज़ करता है। रेडियो किसी जगह पे रख दोगे वहीं से आवाज़ करेगा। पत्थर के उद्योग, जहाँ पे पत्थर होता है, जैसे कि मैं रहता हूँ झांसी में, आप लोगों को पता है, और मेरे जस्ट पीछे ही माइनिंग वगैरह होती रहती है, यानी बड़े बड़े पत्थरों को जो है बम की सहायता से तोड़ते रहते हैं, ठीक है। सीमेंट उद्योग, मिलों के सायरन, लाउड स्पीकर, विवाह उत्सव, ये आपके अचल स्रोत। चल स्रोत में क्या है, रेलगाड़ी छिक 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 छिक, वो आपकी आवाज़ कर रही है। मोटर, अब कुछ इतने पागल होते हैं कि वो चलते रहेंगे। अब आजकल के जो नए वाले चल रहे हैं बच्चे, ठीक है, हार्न के ऊपर प्रेस करके चलते हैं, एकदम पी करके, मतलब भाग रहे हैं, जैसे लग रहा है कि बस नहीं अब यही मर्सिडीज है इनके लिए, है ना। तो बस अब ऐसी बेवकूफ़ता भरी चीज़ें करते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। मैं तो इन सबसे तो बड़ा नफरती है, ठीक है। स्कूटर, मोटरसाइकिल, वायुयान, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है इसकी, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों का शोर, चुनाव प्रचार प्रसार, रैली आदि, ठीक है। ये हो गया आपका चल सोर्स। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, कंट्रोल के बारे में हमेशा पूछा जाता रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। ध्वनि प्रदूषण रोकना जो है, उसके लिए बहुत सारे बेस्ट टेक्निक यूज करेंगे। तो उसके लिए हम कितना शोर हो रहा है और कहाँ से शोर हो रहा है वो ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। शोर कितना हो रहा है और शोर कहाँ से हो रहा है, यानी शोर के कारण क्या, उसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी हम रोक पाएंगे। मशीन अगर जैसे मान लो अभी आप केमिस्ट्री वगैरह पढ़े होंगे, इन्वायरमेंटल साइंस वाले, तो उसमें लुब्रिकेशन के बारे में है, ठीक है। तो आपकी मशीन जब ज़्यादा आवाज़ करती है तो क्या करते हो आप सभी, उसमें लुब्रिकेशन करते हो, जिससे क्या होगा, आपका शोर कम हो जाएगा। शोर कम क्यों हो गया, क्योंकि उसमें घर्षण कम हो गया। अब जैसे बहुत जो आपकी एक आती थी 5 हार्स पावर की, 5 हार्स पावर की एक इंजन आती थी, और एक 10 हार्स पावर की आती थी। ये आप सभी का किर्लोस्कर इंजन हुआ करता था। और ये 5 हार्स पावर वाली है, ये मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट ये भी आपका बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है, 5 हार्स पावर वाला, ठीक है। तो मतलब काफ़ी दूर तक आवाज़ उसका आता है। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, साइलेंसर यूज करते हैं। और उद्योगों में मशीनों के साथ साथ ध्वनि शोषक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, मतलब पूरे जो भी दीवार है उस पर ध्वनि शोषक पदार्थ यूज कर जाते हैं। शोर को कम करने वाले पदार्थों में राख के सांचे, शीशे, ईंट, प्लास्टर आदि आते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये तो हमने कंट्रोल ऑफ सोर्स था, यानी हम जहाँ से ध्वनि आ रही है उसको हमने कंट्रोल किया। अब मान लो ध्वनि आ रही है, उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। मान लो चुनाव की रैली चल रही है, नेताजी चुनाव लड़ रहे हैं, है ना, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, अब मीडियम पे हमें कंट्रोल करना होगा। अब मीडियम पे कंट्रोल कैसे करेंगे आप, मीडियम पे कंट्रोल ये करेंगे, जैसे मान लो सायरन है कंपनी का, ठीक है, तो उसको हम उस तरीके से घुमा सकते हैं जिससे कि हमारे गांव वालों को तकलीफ ना हो। तो ध्वनि के संचरण पथ को बदलकर ऐसी दिशा में मोड़ दिया जाए जिससे रिसीवर तक न पहुँचे। इसके लिए भी कई सारे कंडीशंस हैं, जैसे कि सोर्स और रिसीवर के बीच में क्या कर दो, दूरी बढ़ा दो। बिल्डिंग का लेआउट इस प्रकार हो कि कमरे का जो सोर्स है वो बाहर न जा सके और न तो बाहर का सोर्स अंदर आ सके। ध्वनि के मार्ग में बड़े बड़े बैरियर्स खड़ी कर दिए जाते हैं, जिससे ध्वनि टकराकर रिसीवर से विपरीत दिशा में मुड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है हमारा, शोर उत्पन्न करने वाले मशीनों, ठीक है, को इस कमरे में रखा जाता है जहां ध्वनि शोषक पदार्थ उपयोग किए जाते हैं। मफलर का उपयोग वही है, आपके फट 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 जो करती रहती है उसको कम करने के लिए हम मफलर का उपयोग करते हैं। अब भाई आपने जो मशीन है उसको भी नहीं कंट्रोल कर पाए, नेताजी को तो काई कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपको पता ही है। अब क्या करोगे, रिसीवर यानी खुद के ऊपर कंट्रोल करना होगा। खुद पे ऊपर कंट्रोल करने के लिए क्या करोगे, कानों पर आप प्लग लगा लोगे। जैसे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे होंगे, भाई मैकेनिकल का मतलब क्या होता है, तेल, लोहा, लक्कड़ और खटर पटर की आवाज़ सुनना, खड़े रहना, धूप में सहना, यही मैकेनिकल की जॉब है, यानी वाइट कलर जॉब नहीं है मैकेनिकल की।
अब जैसे हमने कई बार इंडस्ट्रीज़ विजिट करें हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा शोर होते रहते हैं कि आपको कानों में क्या दिया जाता है, प्लग दिया जाता है। और वहाँ के एम्प्लॉय भी कानों में प्लग लगाते हैं। जैसे कि अभी आप प्लग की बात करें तो जैसे आप ईयरबड लगाते हो या आप जो भी वायरलेस वाला ब्लूटूथ आता है उसे लगाते हो, आप गाना मत बजाओ तो आपका काफ़ी जो है नॉइज़ कम हो जाएगा और आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ वर्क करता रहेगा, लेकिन बाहर की जो ध्वनि है वो थोड़ी कम सुनाई देगी। ध्वनि विरोधी हेलमेट और मशीनें वाले कमरे में छोटा सा आवरण बनाकर इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है शिक्षा। लोगों को शिक्षित करें कि ध्वनि प्रदूषण को कम करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन्हीं लोगों को शिक्षित करना चाहता हूँ। अगर आप भी उनमें से हैं तो आज के बाद से करना बंद कर दीजिएगा। सामने वाले को तकलीफ़ होती है, या जैसे ट्रक वगैरह वाले हैं, या सबसे ज़्यादा तो मैं बाइक वालों को देखता हूँ, और जो नए लौंडे हैं हार्न के ऊपर चढ़े रहते हैं और टी टी करके भाग रहे हैं, दिखा रहे हैं लोगों को गली की, है ना, गली की गोपियों को दिखा रहे हैं कि नहीं भैया मैं तो KTM ले लिया हूँ, अब मैं हूँ सबसे बड़ा डॉन, है ना। तो भैया ऐसा काम ना करो यार, कुछ नहीं होने वाला है, कोई तुम्हें नहीं देख रहा है, ऊपर से तुम्हें सब गाली दे रहे हैं। जब मैं दे रहा हूँ तो और सब भी दे ही रहे होंगे, है ना। तो ख़ास करके ये चीज़ मैंने मुरादाबाद में देखा, हर जगह तो नहीं देखा, लेकिन मुरादाबाद में ये चीज़ मैंने देखा। अब ऐसा नहीं है कि मुरादाबाद के सभी लोग ऐसे हैं, ठीक है, लेकिन मुरादाबाद में मैंने ये चीज़ फेस करी, झांसी में भी ये चीज़ फेस करा, मतलब मेजॉरिटी जगह पर ये है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मुरादाबाद नहीं। आइए, इफ़ेक्ट ड्यू टू नॉइज़, है ना। अब इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, यानी आपके जो ध्वनि प्रदूषण है इसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं। भाई ज़्यादा तेज़ से शोर करोगे तो क्या होगा, सिर में तो दर्द होगा, ठीक है, सुनने की क्षमता भी कम हो जाएगी, पहला हो गया। अगर सीमा का शोर 90 डेसिबल से ऊपर होगा तो क्या होता है, आपके शरीर में ऐसी ऐंठन सी होने लगती है जैसे, और पेट में ऐसा दर्द होने लगता है जिससे आपको बहुत ज़्यादा क्रोध उत्पन्न होती है। तो दूसरा पॉइंट ये कहता है। तीसरा है कि अगर कंटिन्यू लगातार सोर्स हो रहा है तो आपको हृदय रोग की समस्या हो सकती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो सकता है। अधिक शोर होने के कारण एड्रिनल हार्मोनों का उत्पादन अधिक मात्रा में होने लगता है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। शोर होने से क्या है कि आपका कंसंट्रेशन खो जाता है, आपका आत्मविश्वास खो सकता है, एकाग्रता खो जाती है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया। अगर तीव्रता से शोर की भवन से क्या होता है, भवन की दीवारों पर क्या होता है, दरार पड़ने लगती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया आपके ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो अब ये हमारी PDF समाप्त हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट PDF के ऊपर, वो है हमारा डाइजेस्टर मैनेजमेंट। तो चलिए साथियों, 6वें नंबर चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे अब। डाइजेस्टर काजेज एंड हजार्डस, यानी डाइजेस्टर का मतलब होता है आपदा, ठीक है। आपदा के क्या क्या कारण हो सकते हैं और उससे क्या क्या हमको कह सकते हैं कि बहुत बड़ा वाला नुकसान हो सकता है या भयावह स्थिति कैसे पैदा हो सकती है। एक बहुत सरल सा टॉपिक है और मुझे लगता है कि एक सूझबूझ वाला टॉपिक है, ना रटने वाला टॉपिक है ना ही समझने वाला टॉपिक है। इसको आपको ओवरव्यू ले लेना है आपको और आराम से चले जाना है, ठीक है। देखिए, डाइजेस्टर शब्द जो है वो फ्रेंच शब्द से मिलकर बना है, ठीक है, फ्रेंच शब्द से संबंधित है और ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। डिस का मतलब होता है बुरा यानी बैड, और एस्टर का मतलब होता है तारा यानी जो स्टार है, ठीक है। पहले के समय में आपदाओं का कारण ग्रहों को माना जाता था, इसके लिए डाइजेस्टर को हमने कहा है डाइजेस्टर, ठीक है, यानी बुरा आपदा। अब इंटरनल रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा आपदा का कुछ दिया गया है डेफिनेशन, उसको समझेंगे हम लोग। इंटरनल रेड क्रॉस सोसाइटी क्या कहती है, आपदा जो है अचानक घटित होने वाली एक ऐसी घटना है जो समाज को, यानी समाज में हम लोग रह रहे हैं, और समुदाय यानी हम लोग की कार्य प्रणाली को गंभीर नुकसान पहुंचाती है और सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय नुकसान का कारण बनती है। जैसे पत्थर, आपका भूस्खलन हो गया या पहाड़ों से कोई बड़ा सा पत्थर टूट गया, उससे क्या होगा, समाज में बहुत सारे घर वगैरह टूट सकते हैं, किसी की मौत भी हो सकती है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम इस पे क्या कहता है कि आपदा का अर्थ किसी क्षेत्र में मानव निर्मित या प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही है। जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी का नाम मैंने लिया था, ठीक है,
ये कह सकते हैं कि आपदा है, ये मानव निर्मित ही है, लेकिन एक तबाही है, एक आपदा है। प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न हुई तबाही, दुर्घटना या लापरवाही से है, इसके कारण मानव जीवन पर्यावरण संबंधित नुकसान को जन्म देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार। आपदा के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? जीवन चक्र के समान साइकिलिंग में क्या हो सकती है? गिरावट हो सकती है। अब जैसे मान लो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का युद्ध हो जाता ना, मतलब वार हो जाता, तो जैसे बहुत सारे लोगों का कहना है क्यों रुकवा दिया युद्ध, क्या है। मैं बताऊं आप लोगों को जो मेरा पर्सनल सोच है कि उसको होने से इतना आसान नहीं है कि कुछ हासिल कर पाना, उससे हम नॉर्मल जनजीवन को बहुत तकलीफ़ हो जाती है ना। एक ही दिन में सारे रूट डाइवर्ट हो गए, सीयूईटी एग्ज़ाम कैंसिल करना पड़ा, एयरपोर्ट 25-25 बंद हो गए, तो उसकी सारी महंगाई का कारण हम के ऊपर ही आता। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि बहुत सही हुआ, बस चीज़ें सुरक्षित रहें बस, है ना। मनोवैज्ञानिक आघात का प्रारंभ, कानून एवं व्यवस्था का भय, महामारी का भय। महामारी का भय का मतलब है क्या? गरीबी सी छा जाएगी, है ना। अब डाइजेस्टर को भी हम दो तरीके से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि नेचुरल डाइजेस्टर और ह्यूमन डाइजेस्टर। ठीक है, अब नेचुरल डाइजेस्टर का मतलब है कि प्रकृति प्रदत्त है, यानी जब प्रकृति का प्रकोप आता है तो बहुत भारी नुकसान होता है, आप लोगों को पता है। ठीक है, अब संतुलन आप लोग बिगाड़ रहे हो, ग्रीन हाउस गैसेज हैं आप सभी के, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जैसे जंगल में आग लगना तो एक स्वाभाविक है, किसी भी कारण से लग सकती है, लेकिन बाढ़ तो आप हम सब कारण है। हिमस्खलन यानी ग्लोबल वार्मिंग, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ठीक है, तो ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। बादल फटना, केदारनाथ 2014, है ना, जिससे मानव जीवन को प्रभावित कर रही है। भारत में और उसके आसपास के बड़े प्राकृतिक आपदाएं, ठीक है, जिसमें से सबसे जो भयंकर दिख रहा है वो है 1999 में ओडिशा में महाचक्रवात, जिसमें 10,000 से अधिक लोग की मौत हो गई थी। 2001 में गुजरात में आया भूकंप, 20,000 से अधिक लोगों की जान गई थी। 2014 में जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़, जैसा कि मैंने भी केदारनाथ के बारे में जिक्र किया। 2004 में हिंद महासागर में सुनामी, जिसमें 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। सबसे ज़्यादा 2004 में हिंद सागर में सुनामी वाली बात है। ठीक है, आइए क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डाइजेस्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल डाइजेस्टर में क्या क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों? जैसे कि अपना अर्थक्वेक है, भूकंप। अब भूकंप क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं फटाफट से। यह एक प्राकृतिक घटना है, ठीक है, जिसमें पृथ्वी का क्या होता है? कंपन होता है, और पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा के निकलने के कारण वेव से उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर से ऊर्जा निकलने के कारण वेव उत्पन्न होती का मतलब क्या है? ज्वालामुखी जब उद्गार होता है, जब एक फॉर्म में आपका ज्वालामुखी उद्गार होता है तो आपका वेव वहाँ पे एक जनरेट होता है, जो सभी दिशाओं में क्या करता है? पृथ्वी को कंपित कर देता है। इस भूकंप की तरंग को सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर नोट किया जाता है। भूकंप के उत्पन्न होने का प्रारंभिक पॉइंट हाइपोसेंटर कहलाता है। छोटा सा मैंने टॉपिक भूकंप बहुत अच्छे से लिख दिया है, आप इतना समझ करके समझा सकते हैं। भूकंप पे आने वाली समय की सावधानियां क्या क्या हैं? भूकंप आने पे फ़ौरन खुले में चले जाएं। भूकंप के समय लिफ्ट का प्रयोग न करें। बिजली आदि के तारों से दूर होकर के खड़े रहो। अब दूसरा हमारा है टी सुनामी, ठीक है। सुनामी की परिभाषा है बंदरगाह की तरंगे समुद्र तल में हलचल, ठीक है, बंदरगाह की तरंगों से समुद्र तल में हलचल, भूकंप दरार, ठीक है, प्लेट्स के हिलने के कारण सुनामी की बेहद खतरनाक तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों की कीमत लगभग 400 किलोमीटर पर आवर तक होती है और ऊंचाई 15 मीटर तक से अधिक हो सकती है। सुनामी के कारण भारी जनधन मान की हानि हो सकती है। आसपास के क्षेत्र, समुद्र तट, बंदरगाह, मानव बस्तियों को ये नष्ट कर देती है। टी सुनामी के लिए हमें क्या क्या मैनेजमेंट देखने चाहिए? बचाव के लिए एक जीवन रक्षा किट बना लें, जिसमें खाना पीना, दवाइयाँ आदि रखें। चेतावनी वगैरह जो सरकार के द्वारा है उसे आप ध्यानपूर्वक सुनते न रहें। सुनामी आने से पहले समुद्र का पानी कई मीटर पीछे चला जाता है, इसका ध्यान अवश्य रखें। पशु पक्षी का अजीब व्यवहार सुनामी आने का संकेत हो सकता है।
अब बाढ़ जो है इसके बारे में मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि बाढ़ के बारे में कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो आप सभी के बाढ़ को नहीं बता दे। इसमें बस इतना ही बताना चाहूँगा कि 2005 में मुंबई में भयानक बाढ़ आई थी जिसमें 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। इसी बाढ़ में हमारे पिताजी भी फंसे हुए थे और वो बस ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि किसी तरीके से बच करके आए। ठीक है, तो ये बाढ़ के बारे में आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। बाढ़ से बचने के लिए हमें सुरक्षित स्थान पे जाना है, बिजली का मेन स्विच बंद रखना है, बिजली के तार से दूर रहें। ठीक है, अब बात करते हैं सूखा। सूखा क्या है मेरे प्यारे साथियों कि कई महीनों सालों तक, ठीक है, अगर कहीं पे बारिश नहीं हो और भूजल यानी भूमिगत जल का क्या हो जाएगा, स्तर बहुत नीचे गिर जाएगा और कृषि भी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। मनुष्य जनजीवन को लिए, ठीक है, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और लोग कुपोषण और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा सूखा है। ये क्यों हो रहा है? वनों की अंधाधुंध कटाई, जल चक्र का नष्ट होना, यानी आप दबादब पानी का वेस्टेज कर रहे हो। ठीक है, ये सब सूखा पड़ने के कारण है। सॉल्यूशंस क्या क्या हैं? जल का संरक्षण टैंकों, प्राकृतिक जलाशयों में करना चाहिए। अशुद्ध जल का क्या करें, प्यूरिफिकेशन लाएं। अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। सीमित पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन। भूस्खलन क्या है मेरे प्यारे साथियों? भूस्खलन के अंतर्गत क्या होता है? भूस्खलन के अंतर्गत पहाड़ी, पत्थर, चट्टान, जमीन खिसकना, ढहना, मिट्टी का बहना जैसी घटनाएं होती हैं। यह छोटी सी छोटी मात्रा में हो सकता है और छोटे भूस्खलन में छोटे छोटे पत्थर नीचे की तरफ गिरते हैं। जैसा कि मैं बताऊं कि अगर कोई नैनीताल गया हो तो वहाँ पे टिफ़िन टॉप पे एक पत्थर हुआ करता था जहाँ पे लोग सेल्फी पॉइंट बना रखे थे, वो फ़िलहाल के लिए टूट करके नीचे गिर चुका है। बड़े भूस्खलन में पूरी की पूरी पहाड़ी ही नीचे गिर जाती है। इससे जन धन मान की बहुत ज़्यादा हानि होती है। यह भारी बारिश, भूकंप, धरातली हलचल, ठीक है, इसके कारण होता है। जैसे पहाड़ों के पर पेड़ों की कटाई, चट्टानों को काटकर सड़क पर घर बनाने, पानी के पाइपों में रिसाव होता है, इस कारण होता है। ठीक है, भूस्खलन होने पर प्रबंधन क्या क्या करना चाहिए? फ़ौरन उस स्थान से निकलना चाहिए। अपने साथ में सेफ्टी किट भी रखें। इन सब की जानकारी लेते रहें मौसम विभाग की। अपने घर के आसपास की नियमित जांच करते रहें। बिजली गिरना, मुझे लगता है कि कोई ऐसा होगा जो इससे परिचित ना हो। बिजली जो है मेरे प्यारे साथियों बारिश के मौसम में ज़मीन पर गिरती है। ठीक है, आसमान में विपरीत दिशा में जाते हुए बादल जब आपस में टकराते हैं तो क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होती है और उससे क्या होती है, बिजली पैदा होती है जो ज़मीन पर गिरती है, ज़मीन पर गिरती है। ठीक है, आसमान में किसी तरह का कोई कंडक्टर नहीं होता है, इसलिए बिजली कंडक्टर की तलाश करते समय ज़मीन पर पहुंच जाती है। बारिश के मौसम में बिजली के खंभों के पास नहीं खड़ा होना चाहिए। मूसलाधार बारिश में बिजली गिरना तय है। हर साल सैकड़ों लोग बिजली गिरने से मरते हैं। अब लाइटनिंग का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए? बिजली के खंभों, पेड़ों से दूर रहें। धातु की वस्तुओं से दूरी बनाकर रखें। पानी में न नहाएं। फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, नहीं जैसे बारिश वारिश होती रहती तो आप बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है ना तो फ़ोन वगैरह बस चला रहे हैं, बढ़िया मस्त एकदम देख रहे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हमेशा बचाव रखना जरूरी, इसके लिए पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, पास होने के लिए नहीं पढ़ा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा चैप्टर डाइजेस्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डाइजेस्टर मैनेजमेंट क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो डाइजेस्टर मैनेजमेंट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। डाइजेस्टर मैनेजमेंट चैप्टर में हम डिफरेंट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज़ को जानते हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला है योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर अ सेफर वर्ल्ड 1999। ठीक है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए, यानी कम जोखिम हो, यानी जब भी आपदा आए तो उसमें जोखिम कम हो, उसके लिए UNDRS, ठीक है, UNDRR संयुक्त राष्ट्र कार्यालय दिसंबर 1999 में आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय रणनीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए योकोहामा स्ट्रेटजी फॉर सेफर वर्ल्ड को बनाया गया। जापान में है योकोहाम शहर। ठीक है, जापान में योकोहाम है शहर। योकोहाम शहर ने कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की मेज़बानी की है और उल्लेखनीय लोगों से एक सुरक्षित दुनिया के लिए योकोहामा रणनीति को अपनाया है।
रणनीति ने प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए सक्रिय उपाय, तैयारियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के महत्व पर जोर दिया है। अगला है ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन। तो चलिए फटाफट से हम लोग समझ लेते हैं। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, HFA के नाम से भी इसे दे सकता है। ये 2005 से 2015 के बीच में है। ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2005 जो है वो जापान में आयोजित आपदा न्यूनीकरण विश्व सम्मेलन के दौरान अपनाया गया है। यानी जापान में ही ज़्यादातर आपदाएँ आती हुई थी, तो उसके लिए ह्योगो फ्रेमवर्क अपनाया गया। फ्रेमवर्क में 2005 से 2015 तक अगले दशक में आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण प्रदान किया गया। इसका प्राथमिक लक्ष्य आपदाओं के लिए राष्ट्र और समुदायों के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का निर्माण करना था। मतलब इसका जो कहने का मतलब है कि मेन मोटिव ये है कि कोई भी आपदा आए तो उसको हम फ्लेक्सिबल तरीके से डील कर लें, जिससे किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत ना आए। HFA ने राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर कार्रवाई के लिए प्राथमिकताओं को जो है वो रेखांकित किया है और विकास योजना में आपदा जोखिम को कमी को लेकर के बहुत सारे ऐसे मतलब पॉइंट्स दिए हैं, बहुत सारे ऐसे महत्व पे जोर दिया है जिससे कि आपकी सारी जो है ज़रूरतें वो पूरी हो सके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें यह भी मेंशन है कि आपदा जोखिमों की समय के साथ पहचान कर लें और आकलन करें और निगरानी करें और पूर्व में चेतावनी को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करते रहें। सभी स्तर पर प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए आपदा तैयारियों को क्या करें, मजबूत करें। अब अगला आता है SDGs, जिसे हम कहते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर एक्शन 2015 से 2030। जैसा कि मैं आप सभी को बताऊं, सबके जगह पे आपदा न्यूनीकरण की बात ही होती है, यानी आपदा को कम करना है। ठीक है, जोखिम को कम करना है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क 2015 से 2030 एक अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज है जिसे संयुक्त राष्ट्र UN के सदस्य देशों द्वारा 14 से 18 मार्च 2015 के बीच में सेंडाई जापान में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर विश्व सम्मेलन में अपनाया गया था और इसका समर्थन किया गया था। जून 2015 में क्या हुआ कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा यह ह्योगो फ्रेमवर्क एक्शन 2005 से 15 का उत्तराधिकारी समझौता है, जो आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अब तक का सबसे व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। मतलब कहने का मतलब है कि आपदा की जोखिम को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बेहतर ये एक समझौता है। इसका जो लक्ष्य है वही कि आपके राष्ट्र में, आपके समुदाय में जो लोग रह रहे हैं वो आपदा से परेशान न रहें और उन्हें प्राथमिक तरीके से आप फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करें। आपदा की जोखिम को समझना है इनका काम। आपदा जोखिम के प्रबंधन के लिए आपदा जोखिम प्रशासन को क्या करना है, मजबूत करना। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका प्रशासन जो है बिल्कुल से अनभिज्ञ है और मतलब आपदा आ रही है कुछ समझे का कोई मतलब ही नहीं। 2030 तक वैश्विक आपदा मृत्यु दर को काफ़ी हद तक कम करना है। ठीक है, यानी जो भी आपके हैजार्डस से मौतें वगैरह हो रही हैं उनको को कम करना है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इन इंडिया। अब इसका नाम है, ठीक है, मतलब इसके अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे कि पहला हमारा टॉपिक है NDMA गाइडलाइन, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन। ठीक है, अब NDMA गाइडलाइन के अंदर क्या क्या है, जैसा कि मैंने सबको ही बताया कि अगर आपको इसके अंदर समझ में नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे आपको कुछ भी आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि आपको छोड़ना कुछ नहीं है, लिखना है। अब जितने भी आपदा प्रबंधन हैं लगभग तो जापान से रिलेटेड हैं, आपने ये भी ध्यान दे दिया। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो जापान को इंक्लूड कर लेना है। दूसरी बात, आपदा जोखिम को कम करना है। ठीक है, आपदा जोखिम को कम करना है, इसके बारे में बात करना है। और फिर प्रशासन मजबूत करना है। ठीक है, प्रशासन को क्या करना है, मजबूत करना है। ठीक है, तो बस यही आप कह सकते हैं कि 4-5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फोकस्ड रहोगे तो आप कोई सा भी लिख सकते हो। यानी आप छोड़ना नहीं है किसी को। अगर याद नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कि आप समझ में नहीं आ रहा NDMA में क्या लिखूं। ठीक है, जैसा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में है तो आप डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, आपके ज़िला स्तर से क्या करना है, राज्य स्तर पे क्या करना है, क्या क्या किट होनी चाहिए। मतलब आपको इतने टॉपिक याद आने चाहिए इन सब में कि आपका हाथ थक जाए लेकिन आप
आपका पेन नहीं रोकना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये, जितनी देर कॉपी चलेगी, मतलब टाइम रहेगा उतनी देर आपका पेन चलना चाहिए। और टाइम ऐसा मैनेज होना चाहिए कि बिल्कुल भी रुकनी, मतलब सारे क्वेश्चन हो जाएं, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छोड़ना है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA, ठीक है, NDMA जो है कि गाइडलाइंस विभिन्न देशों के अपने अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। यानी पहला इसमें पॉइंट हो गया कि हर देश का अलग अलग गाइडलाइन होगा, ठीक है। अब किसी के यहाँ ज़्यादा आपदा आ रही है तो उसके बारे में सोचेगा, या हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि अब मेघालय, आसाम है, वहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है, वहाँ पे ज़्यादा कोई दिक्कत आ रही तो वहाँ पे अलग है। अब उत्तर प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं होती, क्या करे, है ना। NDMA जो है आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं और दिशा निर्देशों को तैयार करने के लिए जिम्मेदार होता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना और राज्य में जिला स्तर पर सक्षम वातावरण का निर्माण किया गया। मतलब कहने का मतलब है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जो भी हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी है, उसके तहत हम राज्य और जिला स्तर पर एक ऐसे वातावरण का निर्माण कर रहे हैं कि हमें किसी भी प्रकार की आपदा आती है तो हम उसके लिए रेडी रहेंगे। जैसे कि अभी फायर सेफ्टी की बात करें, फायर ब्रिगेड वाले हैं तो क्या हमेशा ही दौड़ते रहते हैं? नहीं, लेकिन इस तरीके का वातावरण है कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आएगी तुरंत ही भागेंगे, ठीक है। और उसके अलावा कहीं और ड्यूटी इनकी लगाई रखते हैं, लेकिन जब ऐसे ही कोई आपदा आएगी तुरंत ये लोग आ जाते हैं ना। भारत सरकार प्राकृतिक तथा मानव जनित आपदाओं द्वारा होने वाले नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय संकल्प को प्रोत्साहित करता है। NDMA के कार्य क्या हैं और उनके उत्तरदायित्व क्या है, ठीक है, उसको हम लोग फटाफट से समझ लेते हैं। NDMA आपदा प्रबंधन योजना को स्वीकृति देता है, यानी कोई सा भी पॉलिसी है उसको लाने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार को पेमेंट देना होता है तो उसकी वो स्वीकृति देगा। उसके लिए विभिन्न पॉलिसी तैयार करेगा कि कितना हमें यहाँ पे कर्मचारी रखना है, कितने लोग इसमें लिए काबिल हैं कि इतने लोग से काम हो जाएगा। राष्ट्रीय योजना के अनुसार विभाग द्वारा बनाई गई योजना को स्वीकृति करना, यानी जो भी कोई विभाग इस पर काम करके बना रहा है तो उसको सरकार स्वीकृति दे, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की कार्यपद्धति एवं नीतियाँ, दिशा निर्देश तैयार करना, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं जैसे कि ऊपर में मैंने डिस्कस किया, उसके गाइडलाइन को तैयार करना। अगला है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ठीक है। देश में बार बार होने वाली आपदाओं की समस्या से निपटाने के लिए 23 सितंबर 2005 को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया गया, ठीक है। इस एक्ट के अंदर क्या है मेरे प्यारे साथियों, हम लोग समझेंगे फटाफट से। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट को लागू किया गया, योजना को विकास और अन्य संबंधित मुद्दों सहित आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को, मतलब सारा मैनेजमेंट इफेक्टिव मैनेजमेंट हो, जैसे ही कोई दिक्कत आए तुरंत उस पर एक्शन लिया जाए, इसके लिए सरकार ने इस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट को लागू किया है। इसके क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं? प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आपदाओं की स्थिति में एक कुशल आपदा प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना, इसमें राहत के उपाय जैसी चीज़ों को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। ये है नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, ठीक है। अब हुआ क्या कि नई PDF जो है हमको मिल नहीं रही थी, तो जब हम लोगों का सिलेबस चेंज हुआ था तो उसमें मैंने इन सब चीज़ों को ले करके, चीज़ों को एक चीज़ करके बनाया था। तो वही है, फिलहाल पढ़ने से मतलब है, ज़्यादा कोई इसके बारे में सोचने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, आपदा प्रबंधन पर यानी नेशनल पॉलिसी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट 2009, इसके अंतर्गत क्या है NP, ठीक है, NPDM 2009 प्रतिरोध, समन, तैयारी एवं प्राकृतिक प्रतिक्रिया की संस्कृति के जरिए समग्र अग्र सक्रिय बहु आपदा केंद्रित प्रौद्योगिकी द्वारा रणनीति विकास करने एवं सुरक्षित आपदा में निपटने के लिए भारत की कल्पना करती है। मतलब कहने का मतलब है किसी भी प्रकार की कोई सी भी आपदा है, बड़ी से बड़ी आपदा है, उससे निपटने के लिए भारत सरकार आपके नेशनल पॉलिसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का निर्माण करती है। इसके तहत हर एक पहलू को बनाया जाएगा और हर एक पहलू पर जो भी लोग होंगे उसकी जिम्मेदारी निश्चित की जाएगी। इसमें क्या क्या है मेरे प्यारे साथियों कि आपदा प्रबंधन की रोकथाम, कम एवं पूर्ण तैयारी के लिए एक क्रियाशील दृष्टिकोण, एक प्रोएक्टिव अप्रोच बनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ही राज्य सरकार और मंत्रालय एवं विभाग आपदा संवेदनशीलता में कमी एवं पूर्व तैयारी विशिष्ट योजनाओं को एक सुनिश्चित निधि की व्यवस्था करना, यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बारे में सोचना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे हैं कि जहाँ पे आपदा को न्यूनीकरण किया जाए और उसको प्राथमिकता दी जाए और पहले से जारी परियोजना और योजना में आपदाकरण न्यूनीकरण के उपायों को समाहित किया जाए। यानी
जो उस समय के लिए बेस्ट उपाय हो उस चीज़ को यहाँ पे अपनाया जाए। तो ये सारे बहुत सारे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कॉरपोरेट सेक्टर, गैर सरकारी और मीडिया के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करते हुए आपदा रोकथाम को कमजोरियों को कम करने का प्रयास करेंगे। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं, जैसे कि आप सभी देख रहे हो। विशिष्ट प्रकार के आपदाओं के प्रबंधन के लिए राज्य सरकार एवं जिला स्तर पर केंद्र सरकार पर मानक संचालन कार्यप्रणाली को अपनाया जाए, यानी उसके लिए स्टैंडर्ड्स यूज किए जाएँ। तो ये हो गया आपका भूकंप जोन वगैरह के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी है। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF आता है। NDRF 2 जनवरी 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री महाराष्ट्र के नागपुर जिले में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एकेडमी की आधारशिल रखी गई, यानी 2020 में ये 2 जनवरी 2020 को ये लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या क्या आप सभी के हैं उस पॉइंट्स को देख लो। राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल एकेडमी का निर्माण इतनी तारीख को महाराष्ट्र के नागपुर जिले में हुआ और 18.6 करोड़ रुपए की लागत से ये बनाया गया। इस परिसर के अंतर्गत कुछ छोटी पहाड़ियाँ और नदी की धारा भी शामिल हैं, जिससे आपको पानी वगैरह की सुविधा मिले। 400 करोड़ के बजट पे ये बनाया गया और इसमें अन्य देशों के साथ आपदा प्रबंधन दलों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी जिसमें काम करने वाले लोगों को विदेश से भी प्रशिक्षण का काम किया जाएगा। कोई सभी आतंकी खतरा, रासायनिक हमला से निपटने के लिए इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसके अनुसार अगले 5 वर्ष में इस अकादमी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा, यानी अभी इस पर अंडर प्रोसेस है। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF में क्या क्या आता है? BSF और CRPF के 3 CISF, SSB और ITBP से 2 बटालियन हैं। मतलब ये आपके किसी भी प्रकार के आतंकी हमला या कोई सी ऐसा हो जाता है वहाँ के लिए, ये निपटने के लिए वो आपदा के रूप में ही आता है। NDRF में त्वरित सहायता प्रदान की जाएगी। सुरक्षा एजेंसियां के बीच में ये रहेगा आपका संबंध। सुरक्षित लोगों को घर से बाहर निकालना, कोई सी प्रकार की दिक्कत आ गई, जैसे क्या होता है कि जब पानी में कोई डूब रहा होता है और बाहर सारी चीज़ें, तो NDRF का वहाँ पे काम लगाया जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कोविड-19 के बारे में। तो कोविड-19 के बारे में आप स्वयं से लिख सकते हैं, इतना आप एलिजिबल हैं। तो ये था हमारा आज का ये पूरा इन्वायरमेंटल स्टडीज़, इन्वायरमेंटल साइंस का कंप्लीट स्टडी। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा और अब आप लोग अच्छे से कर भी आओगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, आप लोग का सपोर्ट बना रहे ऐसे ही।